तो जर्नल का आखिरी पार्ट हम शुरू कर रहे हैं और जैसे ही जर्नल खत्म हो जाएगा तो फिर हम सब्सिडी बुक पढ़ेंगे, फिर आगे लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, इस तरीके से कहानी चलती रहेगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार कल की चीज़ों को ही ले लेते हैं। कल हमने एक एंट्री बढ़ी थी प्री पेड एक्सपेंसेस की, उसको मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। ये होते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, पेड इन, ऐसे खर्चे जो हमने पहले ही दे दिए, पहले पढ़ भी लिए हैं तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एग्जाम्पल प्री पेड रेंट, अगर आपने रेंट पहले ही दे दिया तो उसे प्री पेड रेंट कहा जाएगा। प्री पेड इंश्योरेंस, अगर आप इंश्योरेंस पहले ही दे चुके हो अगले साल के लिए तो प्री पेड इंश्योरेंस कहा जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी चीज़ें हैं, ठीक। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, अगर हम किसी खर्चे को पहले ही दे देते हैं तो कल के दिन क्या होगा, इससे हमें सर्विस मिलने वाली है। खर्चा पहले ही दे दिया तो कल के दिन कुछ ना कुछ मिलेगा, इसलिए इसे हम क्या कंसिडर करते थे, एसेट्स, इवन करंट एसेट कंसिडर करते थे। मेरी इतनी बात समझ में आ गई, या आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है। कल मैंने इसकी जनरल एंट्री भी बताई थी आप लोगों को, अगर लास्ट पार्ट देखोगे कल जब लिखोगे, और जो लोग कल आए थे उनको पता है कि जब हमने कल एंट्री इसकी लिखी थी तो मैंने क्या कहा था प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में, कि कल ये एसेट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अच्छा एक बार रूल लिख देता हूँ यहाँ पे, मॉडर्न रूल फिर से। AE अगर बढ़ते हैं तो घटेंगे, तो LIC अगर बढ़ने लग जाएंगे तो घटेंगे। तो कल प्रीपेड एक्सपेंस की जो एंट्री लिखाई थी उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार। एंट्री ये लिखाई थी कि अगर मैं कोई खर्चा पहले ही दे दूंगा तो प्रीपेड एक्सपेंस उसे कहेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट है, एसेट जब बढ़ता है, मैंने कहा था यहीं से पकड़ो, एसेट जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट टू कंसर्न एक्सपेंस, कंसर्न अकाउंट। इसका लॉजिक भी बताया था मैंने आपको कि प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट है इसलिए बढ़ रहा है, कंसर्न एक्सपेंस, एक्सपेंस घट रहा है इसलिए हो रहा है। अगर एग्जाम में एंट्री आ गई ना प्रीपेड एक्सपेंस की तो ये लिखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर प्रीपेड रेंट है तो पता है एंट्री क्या होगी, यही होगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट टू कंसर्न एक्सपेंस, मतलब कौन है, रेंट ही है। ऐसा कल बता चुका था, यहाँ तो कुछ भी नया नहीं है। ये आपका एसेट बढ़ रहा है और ये आपका एक्सपेंस, कल बताया था ना प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट है तो यहीं से पकड़ लो। अगर आपने कोई खर्चा पहले ही दे दिया तो आपका एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट आएगा। ऐसा एग्जाम में तुम इस एंट्री को लगा दोगे ऑप्शन, लेकिन ये एंट्री बनी कैसे एक बार इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर इस एंट्री का पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं तुम्हें। एग्जाम्पल देखना यहाँ पे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹15,000 आउट ऑफ विच 4,000 बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर। समझो, इंश्योरेंस प्रीमियम आज आपने 15,000 दिया जिसमें से 4,000 रुपए अगले साल का है। कौन साल का है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता था कि जब आप अकाउंट्स बनाओगे तो एक बार में एक ही साल का अकाउंट्स बनाओ। अकाउंटिंग तो बहुत सालों तक होती रहेगी, लेकिन एक बार में एक साल के लिए ही अकाउंट बनाओ, क्योंकि जब एक साल के लिए बनाओगे, एक साल में बंद करोगे, तभी तो उसके रिजल्ट निकल पाएंगे, प्रॉफिट या लॉस। यानी कि एक बार में कितने टाइम के लिए अकाउंट बनाना है? एक साल के लिए। उसके बाद एक और प्रिंसिपल को ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम था मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग कॉन्सेप्ट। वो कहता था कि एक ही साल के बना रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में एक ही साल की इनकम लिखो, इसी साल की, इसी साल के खर्चे लिखो। जब इसी साल की सही इनकम में से इसी साल के खर्चे माइनस होंगे तभी इस साल का सही। तो भैया यहाँ तो ये गलत होने लग गया ना। आपने आज इंश्योरेंस पे करा टोटल 15,000, जिसमें से 4,000 रुपये अगले साल का पे कर दिया। तो अगर अगले साल का कोई आज ही पे कर दिया तो प्रीपेड एक्सपेंस होगा। क्या पहचानना सीख गए? इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 4,000 रुपये। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर का अभी से दे दिया ना, इस साल का ही देना था। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि इसी साल का लिखना होगा, अगले साल का अगर आज ही दे दिया तो वो प्रीपेड होगा। भाई इतनी बात समझ में आ गई। इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 4,000। अच्छा, एंट्री ना 2 हिस्सों में होगी, मैं इस एंट्री तक पहुंचा रहा हूं आपको। पहली एंट्री, क्या आप आज 15,000 रुपये दे रहे हो? अगर मैं 15,000 रुपये दे रहा हूं तो मेरे पास से पैसा जाने वाला है तो टू बैंक अकाउंट, मैंने बताया था कि पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो 15,000 रुपये जाएंगे, क्योंकि एसेट कम हो रहा है, आ रहा है। और ये पूरे के पूरे पैसे इंश्योरेंस के बदले गए हैं, तो ऊपर डेबिट में एंट्री आएगी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये, क्योंकि ये खर्चा बढ़ रहा है भाई।
बीइंग इंश्योरेंस पेड, समझना, बीइंग इंश्योरेंस, पहले तो एंट्री वही होगी, 15,000 रुपये दिए है ना आज हमने, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड रुपीज 15,000, तो 15,000 रुपये जाएंगे, तो एक नाम आएगा बैंक या कैश का जो भी है पैसा गया है, तो एसेट कम हो रही है। दूसरा आपने 15,000 रुपये दिए हैं, तो जो हम देते हैं वो खर्चा होता है, इंश्योरेंस खर्चा है, कितने, तो एक्सपेंस बढ़ गए कितने हज़ार से। लेकिन अब देखो मैंने ऐसी एंट्री करी, फिर मेरे दिमाग में आया यार इस 15,000 में से इस साल का तो सिर्फ 11,000 रुपये है, 4,000 तो कौन से साल का है, तो जो आज का है इस साल का है उसे ही एक्सपेंस माना जाता है, अगले साल वाले को आज ही से खर्चा कैसे मान लूं। मेरी बात समझ में आ रही है भाई। तो आपने 15,000 रुपये से क्या बढ़ा दिया, एक्सपेंस, जबकि 15,000 एक्सपेंस, कौन है एक्सपेंस इस 15 में से, इस 15 में से एक्सपेंस जो सिर्फ है वो 11,000 रुपये ही है, क्योंकि इस साल का है, जो इस साल का होगा वही एक्सपेंस होगा। 4,000 रुपये नेक्स्ट ईयर के लिए है तो प्रीपेड एक्सपेंस है, वो एसेट है, अंतर आ गया। अगले साल का जो दे दिया वो क्या है, एसेट है, वो एक्सपेंस, एक्सपेंस सिर्फ इसमें से कितना है, आपने एक्सपेंस को कितने से बढ़ा दिया भाई, 15,000 से, एक्सपेंस को कितने से बढ़ा दिया, लेकिन 15 ना हो गया, एक्सपेंस सिर्फ कितना हज़ार है, 11, तो आज 4,000 से कम नहीं करना पड़ेगा एक्सपेंस को, तो बड़ा एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, एक्सपेंस कम होते हैं तो ये एक्सपेंस कल 15,000 का बढ़ाया था, आज मैं इस एक्सपेंस को कम करूंगा, अब टू इंश्योरेंस अकाउंट 4,000 से कम कर रहा हूं, इसका मतलब एक्सपेंस कम करा जा रहा है। अब आपको जर्नल को देख के पढ़ना भी आना चाहिए। पहले इंश्योरेंस 15,000 से डेबिट किया गया, अब आज इंश्योरेंस 4,000 से क्रेडिट कर दिया गया। डेबिट क्रेडिट आपस में माइनस होता है, मतलब कल इंश्योरेंस 15,000 था, आज क्रेडिट हो गया 4 से, तो 15 माइनस 4 11,000 से अब डेबिट हुआ है, क्योंकि डेबिट ही तो बचा। डेबिट कौन था, देखो मैं करके बता, पहले इंश्योरेंस डेबिट किया गया 15 से, आज इंश्योरेंस को क्या करा गया 4 से, तो 11,000 रुपये आज इंश्योरेंस का जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस बच रहा है, नेट। अब तो सही है, पहले खर्चा 5 बढ़ाया 15 से, अब खर्चा 4 से कम कर दिया, तो अब तो ठीक है, इंश्योरेंस 11 होगा। तो ये 4,000 कहाँ डाले जाएंगे अब, प्रीपेड इंश्योरेंस में, कहाँ, क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है, ये क्या है अब, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से जाने जाएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट कितना हज़ार, 4,000, क्योंकि ये एसेट माने जा रहे हैं, क्या माने जा रहे हैं। अब एंट्री सही होगी, तो ये अल्टीमेट जो एंट्री है जो कल पड़ी थी ऐसे करके आती है। आया अब लॉजिक। अगर एग्जाम में प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री आएगी ना तो ये लिखनी होगी, ये इसमें कहाँ से आ गया प्रीपेड। तो अगर आप कोई खर्चा पे कर रहे हैं तो पहले एंट्री आएगी खर्चा डेबिट टू इंश्योरेंस, डेबिट टू बैंक। खर्चा तुमने कितने से बढ़ा दिया, फिर तुम्हें रियलाइज हुआ यार इस साल का तो 11,000 था, एक्सपेंस तो सिर्फ 11 ही है, जो अगले साल का है वो आज एक्सपेंस, वो तो एसेट है ना, अगले साल वाले को कभी भी एक्सपेंस नहीं आता, एक्सपेंस सिर्फ इसी साल का होगा। तो आपने कहा 15 से बढ़ा दिया तो कोई बात नहीं, आज 4 से कम कर देते हैं, कम कर दिया 4 से, ये एक्सपेंस कम हो रहा है, कल बताया था ना, आ गया। लेकिन साथ साथ में अगर 4,000 कम किया तो ये 4,000 रुपये क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, एसेट है, इसलिए एसेट होने के नाते से प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से डेबिट कर दिया। कल बताया था कि प्रीपेड एक्सपेंस टू कंसर्न एक्सपेंस होगा, आ गया। तो अब हम एक और नए टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। सभी लोग अच्छे से समझते हुए पढ़े। बैंकिंग ट्रांजैक्शन की अगर बात करूं तो ये आपको कैश बुक में बहुत ज़्यादा काम आएंगे और BRS में भी ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। मतलब अगर आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन आ गए तो कैश बुक पूरा खत्म यही हो गया, ठीक। इसीलिए इनको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कनेक्टिविटी है सेम, जो कैश बुक में एंट्री जैसे मैं करूंगा तो इन्हीं बैंकिंग ट्रांजैक्शन के आधार पर करूंगा, क्योंकि वहाँ कैश और बैंक का ही तो बनाता हूँ। तो स्टार्ट करें हम रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन का। एक एक करके बैंकिंग ट्रांजैक्शन मैं आपके सामने लिखते जाऊंगा और उनके एंट्री हम समझते जाएंगे। रूल यही है AELIC, और कुछ क्वेश्चंस आज मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, लगभग 50 MCQ तुम्हें दिए जाएंगे। मैं यहाँ पे कराने वाला नहीं हूँ, सवाल देख लेना जनरल के कैसे आते हैं। 99% सवाल यही है कि विच अकाउंट टू बी डेबिटेड, विच अकाउंट टू बी, और विच अमंग दीज इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, या विच अमंग दीज इज AELI। बस 2 ही तरीके के सवाल है इस चैप्टर में। उसके बाद क्या आता है, जनरल के बारे में तो कुछ है ही नहीं। इसे प्राइम बुक या कौन सी बुक कहा जाता है, बेसिक बुक। अब इसके अलावा कुछ नहीं है भाई,
अब ऐसा थोड़ी पूछेगा लेजर फोलियो क्या है, क्यों है, इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। पहली बार एंट्री यही होती है, ये तो तुम पता ही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंकिंग ट्रांजैक्शन मतलब जहां कैश और बैंक की बात होगी, जहां बैंक से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हैं। पहला है व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू बैंक, देखते हैं ना, और लिखना मेरे साथ साथ यहाँ, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर ये राइटिंग थोड़ी सी छोटी हो रही होगी तो स्क्रीन को जूम करके देख लेना कि क्या लिखा है करके। व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू बैंक, टोटली कैश बुक के आधार पे है, कैश बुक इसी के आधार पे बनेगी मतलब, तो ध्यान से देखना, उधर सबको छोड़ दो। आज मैंने कैश, मैं कौन हूं, फर्म का अकाउंटेंट, फर्म के रिप्रेजेंटेटिव हो, ऐसे सोचोगे तो ठीक चलेगा, सारी एंट्री आ जाएंगी। व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू, हमने आज कैश डिपॉजिट किया बैंक में। अगर मैं कैश बैंक में डिपॉजिट करूंगा तो दो कॉलम यहां पे खुलेंगे, एक का नाम कैश आएगा, एक का नाम, दोनों ही एसेट है। जैसे मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपए पड़े थे, 1 लाख रुपए मैंने उठाए, आज इनको बैंक में जमा करने गए, जैसे हमारे घर वाले जमा करने जाते हैं कैश को, अगर उठा के बैंक में जमा करने गए तो आज हमारे बिजनेस के पास से कैश जा रहा है, तो कैश एक एसेट है और ये कम हो रहा है। मेरी बात आप समझे? और बैंक में जो मेरा बैलेंस है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वहां मैंने 1 लाख रुपए डाले हैं, तो ये भी एक एसेट है और ये बैंक बढ़ रहा है। मेरी बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, ये नियम है। तो पहली एंट्री जो होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये पहली एंट्री मैंने आपके सामने कर दी। ये एसेट बढ़ रहा है बैंक का, ये एसेट कम हो रहा है कैश के नाम से। सभी को पहली एंट्री समझ में आ गई? पक्का याद नहीं हो सकता है, AE/LIC लगाने के बाद ही चीजें आ सकती हैं। याद करने चले आओगे इतनी एंट्री तो मूड खराब हो जाएगा ही। व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू, दूसरा इसका जस्ट रिवर्स, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द, जब हमने कैश विड्रॉ करा बैंक से, तो मैं अकाउंटेंट हूं, बैंक गया और पैसे निकाल के लाया, जैसे हम घर में निकाल के आते हैं, तो बिजनेस के पास कैश आएगा शायद, तो कैश बढ़ेगा। कैश बढ़ेगा, देखो एसेट बढ़ते हैं तो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि एसेट, बैंक एक एसेट है और बैंक से आज पैसा निकाला जा रहा है भाई, कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो गया। और कैश हमारे पास ऑफिस में बढ़ रहा है इसलिए हो गया। कोई दिक्कत? बहुत ही बेसिक सी दो एंट्री। इसका जस्ट रिवर्स था तो एंट्री भी रिवर्स होगी। थर्ड देखना, व्हेन चेक्स, बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको कैश बुक में, वहाँ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। व्हेन चेक्स ड्राफ्ट एटसेट्रा, व्हेन चेक्स ड्राफ्ट्स एटसेट्रा received from the customers, received from the customers and deposited into bank on the same day या on the same date, समझो, सेम डेट या सेम डे, कुछ भी बोल दो यार। इसको देखना क्या मानते हैं। चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, एटसेट्रा। आज तुम्हें किसी कस्टमर से मिले, आप अकाउंटेंट हो, आज आपको चेक मिला और आज ही आपने बैंक में डाल दिया। बहुत ध्यान से सुनना इसको प्लीज। आज चेक मिला और आज ही उस चेक को आपने कहां डिपॉजिट कर दिया, तो आप ऐसा मानोगे कि आज बैंक बढ़ गया है। विवादित है थोड़ा सा। अगर मैं एक चेक को डाल के आज बैंक में डालूंगा तो पहले तो 3 दिन लग जाते थे क्लियर होने में, आज भी अभी भी 24 घंटे लग जाता है। अगर मैं आज डालूंगा तो ऐसा होगा कि कल तक वो क्लियर हो, यानी कि बैंक का बैलेंस अभी बढ़ता, लेकिन ये मानेगा कि आज अगर डिपॉजिट कर दो आज ही बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक बढ़ता है तो क्या होगा, डेबिट। बैंक अकाउंट, कौन सा रूल लग रहा है, बैंक एक एसेट है और एसेट का बैलेंस टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, जिसने दिया है उसका नाम लिख देंगे, आया, टू कस्टमर्स पर्सनल, जैसे चेक राम ने दिया ना तो बैंक अकाउंट डेबिट राम लिख देंगे, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। इस भाई ने आज तुम्हें चेक दिया, मतलब इसने कहीं ना कहीं तुम्हें पैसे दिए हैं ना। क्यों दिए? क्योंकि इसने पहले से तुम्हारे पैसे देने होंगे, और अगर इसने तुम्हारे पैसे देने थे मतलब हमने इससे पैसे पहले से लेने थे। फिर मैं एक बार बोल रहा हूं,
जिससे हमने पैसे लेने होते हैं वो क्या होता है, एसेट होता है। एसेट जिसको देने होते हैं वो लायबिलिटी। तो इससे पैसे लेने थे तो एसेट था, आज ये अपने पैसे दे गया ना तो एसेट कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कल बताया था मैंने राम से 1 लाख रुपए लेने थे, आज राम तो एसेट ही तो रहा होगा मेरा, आज राम पैसे दे दिया तो इसको काटूंगा नहीं नाम को, तो एसेट कम हो जाएगी। क्या है 3 एंट्री समझ में आ गई बैंकिंग ट्रांजैक्शन की? पहली कौन सी एंट्री है? पहली तो बड़ी आसान है, जब बैंक में पैसा डाला गया तो बैंक डेबिट टू कैश, बैंक बढ़ा हुआ। जब बैंक से पैसा निकाला गया कैश डेबिट टू बैंक, रूल पता होंगे ये। जब चेक ड्राफ्ट मिले और आज ही बैंक में डिपॉजिट, अगर आज ही बैंक में डिपॉजिट होंगे तो माना जाएगा कि आज बैंक बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। जिससे कस्टमर पर्सनल अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि इससे पैसे आज दिए है ना इसने हमें, तो इससे हमने पैसे लेने थे, जिससे लेने होता है उसे एसेट कहते हैं। आज पैसे चुका गया तो एसेट कम हो रहा होगा। ये समझ में आया? आज ही मिला, आज ही बैंक में डिपॉजिट हो गया तो माना जाएगा आज बैंक क्या हो गया, बढ़ गया, आज हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, ऐसा माना जाएगा। इसीलिए हमने बैंक को डेबिट किया है। नेक्स्ट चौथा, ये आते हैं यार नंबर 4, जब डिपॉजिट नहीं करा होगा। व्हेन चेक ड्राफ्ट्स रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स आर नॉट सेंट टू बैंक ऑन द सेम डेट। व्हेन चेक्स ड्राफ्ट्स रिसीव्ड from the customer and not sent to bank on the same day। जस्ट रिवर्स पिछले वाले का मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं और इसको आप समझने की कोशिश करोगे क्या है करके। ये एक चेक है, ठीक, पिछले वाले में चेक मुझे आज मिला था और आज ही मैंने कहाँ डाल दिया था, तो माना कि बैंक बढ़ जाएगा, आज बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। अब आज ये मुझे चेक मिला, मैंने आज इसे बैंक में डिपॉजिट नहीं करा, ऐसे करके टेबल में यही रख दिया मैंने। मेरी बात समझ में आ रही है? यही रख दिया ऑफिस में, आज मैंने इसे डिपॉजिट बाद में भी तो कर सकता हूँ, यही वाली एंट्री। व्हेन चेक्स ड्राफ्ट्स रिसीव फ्रॉम द कस्टमर एंड नॉट सेंट टू बैंक ऑन द सेम डे, उस दिन बैंक में नहीं भेजे गए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरे पास घर में आज ये कागज का टुकड़ा नहीं पड़ा है, पड़ा है ना, इसे चेक ही तो कहोगे। क्या ये एसेट है? हाँ, कल के दिन ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 1 लाख रुपए का चेक मेरे पास पड़ा है, तो इसको एसेट तो बढ़ रहा है ना, कोई ना, तो बैंक नहीं बढ़ा सकता। अगर आज मैंने पैसा बैंक में नहीं डाला, अगर आज मैंने चेक बैंक में नहीं डाला, तो बैंक नहीं बढ़ेगा आज, तो बढ़ेगा चेक इन हैंड। क्या बढ़ेगा भैया? कैश बुक में भी ऐसा ही करना है यार, नहीं तो मेरे को बहुत ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा फिर वहां से। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू ही कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। आपने मान लिया कि एक एसेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। चेक आया, आज बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो मैं मानूंगा कि चेक इन हैंड पड़ा है, एक एसेट पड़ा है जिसका नाम है चेक, एसेट तो बढ़ा ना। टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, ये वही एक एसेट, इसने हमें आज पैसे दिए तो इसने हमारे पैसे देने थे तो हमारा एसेट था, चेक दे गया तो आज हमने एसेट कम कर दी। अच्छे समझ में आ रहा है? 5वां, व्हेन द अबव चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। समझना, नहीं तो भैया इतना कर नहीं पाओगे अगर समझोगे नहीं तो। जब ये ऊपर का चेक आज तो ही पड़ा था, 3 दिन बाद मेरे को होश आया और मैंने कहा भैया ऐसा करते हैं, इसको आज कहाँ भेज देते हैं, बैंक में। मैंने किसी को बुलाया, मैंने कहा ले भाई इसे बैंक में जमा करके आ। क्या आज ये चेक बैंक में जा रहा है? तो आज तो बैंक का बैलेंस, जब वो चेक बैंक में डिपॉजिट होता है बैंक का बैलेंस बढ़ता हुआ मानोगे ना, तो आज बैंक का बैलेंस अगर बढ़ेगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। एसेट क्या हो रहा है? टू चेक इन हैंड, हाँ, टू चेक इन, ये एसेट कम हो गई, जितना भी अमाउंट आएगा, अमाउंट लिखने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बात समझ में आई? इसको एक बार समझा देता हूं, आगे के लिए रेफरेंस बनेगा। मेरी ये बात ध्यान सुनना। देखो, मैंने राम से पैसे लेने थे तो मैंने आज तक लिखा था राम 1 लाख रुपए। मैंने राम से कितने रुपए लेने थे? मेरी बात समझ में आ रही है भाई? राम से 1 लाख रुपए लेने थे, ये मेरा एसेट था। आज राम की हो गई डेथ, ठीक, अब राम का बेटा श्याम मुझे पैसे देगा 1 लाख रुपए, तो राम की डेथ हो गई तो अब राम से तो पैसा मिलने से रहा, तो मैंने एसेट कम करी। देखो
एसेट का नाम काटा, ये एसेट मैंने कम कर दी, दिख रहा है, और मैंने कहा यार अब श्याम पैसे देगा मुझे, श्याम का नाम लिख लिया 1 लाख रुपए से, तो ये एसेट बड़ी है। कुछ नहीं हुआ, एक एसेट, एक का नाम काट के ये भी वही हो रहा है। कल तुमने माना था कि आपके पास क्या है, चेक इन एसेट बढ़ा दी थी, आज इस चेक इन हैंड वाले पैसे को बैंक में जमा कर रहे हो तो बैंक बढ़ेगा, तो अब चेक इन हैंड थोड़ी रहेगा, चेक इन हैंड तो चले गया ना तुम्हारे पास है, तो चेक इन हैंड को कम कर दिया गया, तो चेक इन हैंड का नाम काट के किसका नाम लिखा गया। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा। ये दोनों भी आ गई एंट्री समझ में। कितनी एंट्री अभी तक हो गई, 5, याद होनी चाहिए। पहला, पैसा डाला बैंक में, बैंक टू कैश। अगला, पैसा निकाला बैंक से, कैश टू बैंक, कोई दिक्कत। अगला, चेक ड्राफ्ट आए और आज ही बैंक में डिपॉजिट कर दिए तो बैंक डेबिट होगा, बैंक डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। अगला, चेक ड्राफ्ट आए लेकिन आज डिपॉजिट, चेक इन हैंड डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। अगला, ये जो चेक ड्राफ्ट आए थे जिसे डिपॉजिट नहीं करा था, चेक इन हैंड के नाम से चढ़ा था, उसको आज बैंक में डाल रहे हैं तो आज बैंक तो बढ़ेगा भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ये BRS के लिए भी बेस बनेंगे। तुम दिक्कत मत लो यार कि आगे तो बढ़ने दो, मैं तो चाहता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स भी खत्म होके इकोनॉमिक्स का सेक्शन शुरू हो, फिर देखना कैसे कहानी हम पढ़ते हैं, ठीक होगा ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मजा आएगा आगे पढ़ने के लिए, जितनी अलग अलग चीज़ आएगी तो रोज का ही काम है, इसको पढ़ाने में तो बोरिंग टाइप का भी थोड़ा बहुत लग रहा है। आ गया, आगे कहानियाँ बढ़ेंगी तो पढ़ाने में अलग अलग मज़ा भी आएगा, नई नई चीज़ें, ठीक। आगे बढ़ा, तुम्हें भी मज़ा आएगा पढ़ने में। कितने हो चुके हैं अभी तक, 5। नेक्स्ट एक और दिया 6, अब तो तुम खुद भी बता दोगे। व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट्स द अमाउंट इन अवर बैंक अकाउंट, डायरेक्टली डिपॉजिट्स द अमाउंट इन अवर बैंक अकाउंट। एक कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया, कौन बता पाएगा, बताओ हर्षित भाई। बिल्कुल सही कहा भाई ने, बैंक बढ़ेगा ना आज, बैंक अकाउंट बैंक में डायरेक्ट आ गया तो बैंक मतलब पैसा बढ़ जाएगा हमारा, टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। कस्टमर पर्सनल अकाउंट क्यों, एसेट, पैसे दिए है ना उसने तो पैसे लेने थे हमने उससे, आज उसने दे दिए तो उसका एसेट कम हो जाएगा, हमारा एसेट कम हो जाएगा, मतलब उसके नाम को काटना पड़ेगा हमें। आ रहा है। नेक्स्ट 7वां, अब तो ऐसे ही है। अरे 7th, व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिट इनटू बैंक इज डिसऑनर्ड, ये जरूरी है। व्हेन अ चेक previously deposited into the bank is अब आप समझो यार। अच्छा, जब एक चेक को बैंक में डिपॉजिट किया था तो क्या एंट्री आती थी, जब एक चेक को बैंक में डिपॉजिट करा तो एंट्री आती थी बैंक अकाउंट टू कस्टमर्स पर्सनल। कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, अब देखना जरा कैसे बोलते हैं, जब डिसऑनर होगा तो इस एंट्री को उल्टा कर दो और होगा भी वही। क्या एंट्री होगी, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं बता रहा हूं, कुछ टीचर ऐसा बोला करते हैं कि डिसऑनर जब भी होगा कोई चेक तो आप डिपॉजिट करते हुए वाली एंट्री को रिवर्स कर दो। क्या कर दो, ये ठीक है, लेकिन ये रट्टा मानने वाली चीज़ होगी ना। ठीक है, जब 11-12 में पढ़ाते हैं तो ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ज़्यादा लॉजिक फॉजिक से कोई लेना देना नहीं होता, तुम लॉजिक से पढ़ो। एक बात बताओ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये विवादित है। जब एक चेक मेरे पास आया और मैंने उसे आज ही बैंक में डिपॉजिट करा तो क्या आज बैंक बढ़ाया था, हकीकत में उस समय बैंक बढ़ता। अरे चेक डिपॉजिट करोगे तो पहले वो देखा देगा ना, बाउंस हुआ, हकीकत में पैसा बढ़ेगा, लेकिन हम मान रहे हैं कि पैसा क्या हो जाता है। तो अगर वो चेक अब डिसऑनर हो रहा है, रद्द हो गया, तो आप मानोगे नहीं कि बैंक का पैसा कम हो गया। अरे जब उसे डाला था तुमने माना था बैंक में पैसा बढ़ गया, आज वो चेक बैंक ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया डिसऑनर, तो हम मानेंगे बैंक का पैसा, तो एसेट कम हो रही है। जब डिपॉजिट करा तो मैंने माना कि बैंक बढ़ चुका है, आज वो रद्द हो गया तो मैं मानूंगा कि बैंक कम हो चुका है। मेरी बात समझ में आई। अच्छा, मान लो ये चेक मुझे राम ने दिया था, तो अब राम को फोन नहीं लाऊंगा, बोलोगे तेरा दिया हुआ चेक भाई क्या हो गया, रद्द, अब तू देगा मुझे पैसे दोबारा देगा,
तो क्या फिर राम से पैसा लेना है? फिर राम से पैसा लेना है, तो एक और एसेट बढ़ गई है, इसीलिए ऐसी एंट्री। क्या डिसऑनर की एंट्री आ गई आपको? आदमी का नाम डेबिट क्योंकि ऐसा एसेट बढ़ रहा है, टू बैंक क्योंकि बैंक का पैसा घट जाएगा भैया क्योंकि डिसऑनर हो चुका है। मेरी बात आपको समझ में आ गई? नेक्स्ट 2 एंट्री और लिख रहा हूँ, लिखने में बहुत बड़े बड़े ऐसे ट्रांजेक्शन है यार। 7 अभी तक हो चुके हैं, है बहुत ही आसान ना। 8th की तरफ को बढ़ता हूँ मैं, नंबर 8th। एंड इसकी क्वेश्चन करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे और क्या, सबके सवाल थोड़ी करते रहेंगे। एंट्री पढ़ो, आगे बढ़ते हैं। 8th 2 पार्ट बोल रहा है फिर ये, एक बोल रहा है पार्ट ए, एक बोल रहा है पार्ट बी। ठीक है भैया, कुछ भी बोल दो। 8th का ए है व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, ठीक ना, व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, जब एक चेक आपको किससे रिसीव हो रहा है, एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम, और डिस्काउंट भी दे दिया भाई को उसको, इसके बाद डिस्काउंट भी पढ़ेंगे अभी हम, एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम, आपने उसे क्या दिया? डिस्काउंट दिया। एंड इफ द चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, एंड इफ द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बोल भी रहा हूं अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, हाँ, इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, ऑन द सेम डे। ठीक, पढ़ो एक बार। व्हेन अ चेक इज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, चेक कस्टमर से रिसीव हुआ, एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम, भाई को तुमने डिस्काउंट भी दिया, एंड इफ द चेक इज डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, और वो चेक आपने आज ही डिपॉजिट कर दिया बैंक में। मतलब सिंपल सी बात है, एक चेक आज तुम्हें मिला, तुमने उसे डिस्काउंट भी दिया और आज ही तुमने उसे कहाँ डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। पहले मैं एंट्री लिख देता हूँ, देखो आज ही बैंक में डिपॉजिट करा तो बैंक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा भाई? बैंक अकाउंट पहले पढ़ा है। एसेट क्या होगी? जब आज ही किसी चेक को डिपॉजिट करते तो क्रेडिट क्या होता था? कस्टमर्स पर्सनल, देख रहा है, ये एसेट क्या हो गया? बैंक में अगर आज ही चेक डाल दिया तो एसेट बढ़ गया, बैंक बढ़ गया, इसलिए एसेट बढ़ गया। और उस बंदे ने अगर मुझे पैसे दिए हैं तो मैं मान रहा हूं कि उससे जो मेरे को पैसा लेना था वो अब नहीं लेना है, तो उसके नाम का एसेट मेरा क्या हो गया? कम हो गया। अच्छा, डिस्काउंट मिला है या दिया है? डिस्काउंट देना नुकसान होता है, एक्सपेंस होता है, या लॉस मान लो उसे, समझ आ रहा है? डिस्काउंट देना क्या होता है? एक्सपेंस, लॉस नहीं होता, एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, मान लेते हैं, अभी पढ़ेंगे हम। डिस्काउंट दे रहे हैं, और डिस्काउंट मिलना तो आपको मिलेगा तो फायदा ना, तो डिस्काउंट अगर आप दे रहे हो तो आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट आएगा यार, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, दिख रहा है? अगर मैं किसी को डिस्काउंट दूंगा तो खर्चा बढ़ेगा नहीं? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर मैं डिस्काउंट दूंगा तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा या नुकसान बढ़ जाएगा। जैसे कोई मेरे से 1 लाख रुपए की चीज़ खरीदना है, मैंने कहा 98,000 में ले जाओ, तो 2,000 रुपये का खर्चा नहीं बढ़ गया मेरा? तो ये ऐसा हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। इस नाते से डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, डेबिट आता है। एग्जाम्पल ले ले इस पर, एग्जाम्पल अगर आप लोग चाहते हो तो एग्जाम्पल देखो। चेक रिसीव हुआ 90,000 रुपये का, कितने का? डिस्काउंट जो तुमने दिया वो दिया 2,000 रुपये का, क्या नुकसान नहीं हो गया? 2,000 का एक्सपेंस नहीं बढ़ गया? और जो तुम्हें पैसा लेना था राम से, वो पैसा लेना था 92,000, दिख रहा है? 92,000 लेने थे, 90,000 का चेक लिया, तुमने कहा 2,000 छूट ले ले भाई, और ये चेक आज ही बैंक में डिपॉजिट करे, तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट, कितने रुपए आ गए बैंक में? एसेट बढ़ गया। क्या तुमने डिस्काउंट दिया? तो डिस्काउंट, अभी पूरा डिस्काउंट की कहानी पढ़ेंगे, TDCD ये बचा है, आज का लास्ट टॉपिक वही होगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट हमने दिया तो हमारा खर्चा टू राम की एसेट क्या हो गई? कल तक तुमने राम से 92,000 रुपीज़ लेने थे, अब कुछ नहीं लेना, तो राम का एसेट कम कर दो, 90,000 रुपये बैंक में आ गया, डिस्काउंट अलाउड, कोई दिक्कत? अच्छा नेक्स्ट 8th का B, स्क्रीन पे लगाया तो जाएगा, लेकिन अगर आपने समझना है तो कुछ समझना है। इफ द अबव चेक इज डिसऑनर्ड, इफ द अबव चेक इज, अगर ये ऊपर का वाला चेक डिसऑनर हो गया यार, तो मैंने कहा था एंट्री रिवर्स कर देते हैं,
और वाकई में एंट्री रिवर्स कर भी देंगे। ऐसा ही होगा यहाँ भी। राम को बोलूँगा भाई देख तेरा दिया हुआ चेक तो क्या हो गया, रद्द हो गया, अब तू मुझे फिर से पैसा देगा, तेरे से मैंने पैसे लेने हैं, तो पैसे लेने हैं तो एसिड नहीं बढ़ेगा क्या, फिर से राम को डेबिट कर दूं? राम के आगे अकाउंट नहीं आएगा, राम डेबिट। पर्सनल अकाउंट के आगे अकाउंट कैसे आता है, एपोस्ट्रोफी लगा के राम को डेबिट कर देंगे क्योंकि ये एसेट बढ़ रहा है। कितने का डेबिट करोगे, पूरे 92। बोलूंगा भाई तेरे को कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तू डिस्काउंट के लायक ही नहीं है। आ गया, क्योंकि तेरे को डिस्काउंट दिया था, तेरा चेक हो गया रद्द। अब तो ऐसा कर पूरा पैसा दे, हटा डिस्काउंट। मेरी बात समझ में आ गई, या बाद में देख लेंगे फिर से। तो पूरा पैसा लोगे 92,000 और इसको बोलोगे देख तो आज रद्द हो गया, तो जब तुमने चेक डाला था बैंक में तो बैंक बढ़ाया था क्या, आज रद्द हो गया तो तुम मानोगे कि बैंक का पैसा तुम्हारा क्या हो गया, कम। कितने से, और जो डिस्काउंट दिया था तुमने, पहले डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया था ना। अच्छा ये बताओ, क्या आज तुम्हें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है क्या? डिस्काउंट तुम्हें थोड़ी मिल रहा है, जो तुमने डिस्काउंट दिया था तुम उस डिस्काउंट को वापस ले रहे हो। तुम बोलो भाई हमने तुझे डिस्काउंट अलाउ किया था, आज हम उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, अब वापस ले रहे हैं, अलाउ कुछ नहीं कर रहे हैं वापस। तो डिस्काउंट अलाउड पहले खर्चा बढ़ रहा था, आज इसी डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दिया जाएगा। डिस्काउंट रिसीव मत कर देना कहीं गलती से, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, क्योंकि ये क्या हो रहा है, तुम्हारा खर्चा कम हो रहा है। कितने हजार रुपए से, ये रही एंट्री। तो आप ऐसे करके क्रॉस लगा लेना है, ये तो एग्जाम्पल था, इसको एग्जाम्पल बना के लिख लेना। क्या है, राम डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड ही आएगा। तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, खर्चे का बढ़ना है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड हमेशा कहाँ देखने को मिलेगा, डेबिट। अच्छा बताना जरा ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से, हर्षित भाई तुम बताओ ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से। अच्छा तुम बताओ सिम्मी, ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से क्या होगा ये डिस्काउंट अलाउड? ट्रेडिशनल रूल पता होंगे। पर्सनल के अंदर 3 तरीके होते हैं। पहले पर्सनल को, पहले जो हमारा पर्सनल अकाउंट है उसे हमने किस में बांटा था, नहीं सॉरी पहला, हाँ 3 कौन से थे। सबसे पहला कौन सा अकाउंट था हमारा, नेचुरल अकाउंट। नेचुरल में सबसे पहले पर्सनल और इम्पर्सनल हुआ करते हैं, ठीक हो गया ना। उसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़े थे, आर्टिफिशियल और वो जो भी था, ठीक है ना। यहाँ पर का टाइमिंग लिख दो तो आकाश भाई एक बार बताओ भाई, बताओ सिमी। डिस्काउंट अलाउड पुराने वाले रूल्स में से, ट्रेडिशनल रूल में से क्या लगता है, क्या है तुम्हें? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस और इनकम नहीं आते थे। ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो नॉमिनल अकाउंट है ये, खर्चा डिस्काउंट अलाउड। आगे इतना, तो इतनी कहानी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कितने एंट्री हो गए, 8 का B तक हो गया यार। आगे बढ़ते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब घर में कर रहे हो ना तो घर में जरूर दिमाग लगाना कि ये नेचुरल होगा, आर्टिफिशियल होगा, पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक होगा ना। पूरा दिमाग लगाना कि ये पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है करके, ठीक हो गया इतना भी। फिर से आगे बढ़ाते हैं। 9, 10, 11 9th की एक बार बात कर लूँ, तुम लोगों से ही पूछ लूँगा जरूर, अब तो इतनी देर से समझ बना दे। व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ अ चेक, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ अ चेक, आपने चेक इशू करके पेमेंट करी किसी की, चेक से पैसा दिया ना, तभी तो बैंकिंग ट्रांसफर। पैसा दे रहे हो तो पैसा जाएगा तो क्रेडिट नहीं होगा, टू चेक से दे रहे हो तो आप मानोगे कि बैंक से पैसा जाएगा, क्या एसेट कम हो जाएगा? मेरी बात समझ में आई? अच्छा जिसे पैसा दिया उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ये इसको थोड़ा सा विवादित रहता है, थोड़ा ध्यान से सुनो। आप पैसा दे रहे हो ना अभी, तो अगर पैसा दे रहे हो तो उसका नाम डेबिट आएगा, उस बंदे को क्या कहेंगे? या तो आप लिख दो सिर्फ पर्सनल अकाउंट डेबिट, क्या लिख दो, पर्सनल अकाउंट स्लैश, या तो बोल दो पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कस्टमर नहीं है, जिसको आपने पैसा देना है वो तुम्हारा कस्टमर थोड़ी है। कस्टमर से वो है जिससे तुमने पैसा लेना है, तभी तो इससे पहले जब बात हो रही थी तो कस्टमर लिख रहे थे। जिससे भी आपने पैसा लेना है उसको आपने सामान बेचा होगा पहले, वो कस्टमर है। इस बार तो हमने देना है, मतलब हमने सामान इससे खरीदा है। तो और क्या लिख सकते हो इसे बताओ, कोई बताएगा? सप्लायर, क्या लिख सकते हैं? सप्लायर है जिसने आपको सामान दिया था, हमने पैसा देना है ना, हम पेमेंट कर रहे हो तो हमने इससे सामान खरीदा, तो इसे सप्लायर कहा जाएगा। तो आप सप्लायर्स अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो। आया, साथ में से डेटर भी कहेंगे, याद है? ये लो भैया, याद रहना चाहिए, कभी पूछ सकता है ना, इनमें से कौन सी एंट्री सही है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक सही है,
सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक बिल्कुल सही है। पर्सनल अकाउंट सिर्फ नाम की बात कर रहा है डेटर, तीनों के तीन सही है भाई, समझ में आया। तो अगर किसी को पैसा देना होगा तो देखो जरा ध्यान से, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक, अगर आप चेक से किसी को पेमेंट दे रहे हो तो क्या क्या नाम लिख सकते हैं, बैंक रेट आ जाएगा। डेबिट में हम क्या लिख सकते हैं, एक तो पर्सनल, सीधे नाम लिख दो। जिसको आपने पैसा देना है वो आपका कस्टमर नहीं है, वो आपका क्या है, सप्लायर, तो सप्लायर लिख सकते हैं। या अगर आपने उसे पैसा देना है तो उसे हम क्रेडिटर कहा करते हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। ऐसे किसी भी तरीके से ऑप्शन आके एंट्री आ सकता है। आ गया, पूछ सकता है कि भैया किसी को चेक से पैसा दिया तो क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर टू बैंक भी हो सकती है, सप्लायर टू बैंक भी हो सकती है, और पर्सनल टू। आ गया। अच्छा, जब आपने किससे पैसा लेना होगा पिछले वाले में, तो वहां क्या लिखा था आपने, कस्टमर, कस्टमर्स के साथ साथ और क्या लिख सकते थे, पर्सनल। और जब किससे पैसा लेना है तो और क्या लिख सकते हैं, डेटर। कुछ भी आ सकता है, देख लेना हो अपने हिसाब से। समझ बन गई ना पक्का, कि नाम लिखना है तो नाम कैसे लिखें, क्या लिखें, ऐसे लिखेंगे नाम। नेक्स्ट 10वां जो है, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इशू ऑफ अ चेक। बड़ा आसान है, तो व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द, अब बेकार वाले बज गए लग रहा मुझे, इशू ऑफ चेक। चेक इशू करके जब मैंने एक्सपेंसेस पे करे, तो एक्सपेंसेस पे कर रहा हूं तो पैसा जाएगा क्या, टू बैंक अकाउंट। एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ऊपर किसका नाम आएगा फिर, एक्सपेंस पे करे तो एक्सपेंस का ही तो आएगा, एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत। 10वां भी हो गया। 11वां, ये भी जरूरी है। हाँ, 11th यहां पे लिख दूं, व्हेन कैश इज विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक, जब कैश कहां से विड्रॉ हुआ, फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर ऑफ, अब समझना, बैंक से पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने पैसा निकाल दिया। बैंक से पैसा निकाला हमारे ऑफिस के, तो बैंक का बैलेंस कम होगा, बैंक कम होगा तो क्रेडिट टू बैंक, क्योंकि क्या हो गया, एसेट कम हो गया। अगर बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला गया है मालिक के द्वारा, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग का क्या लॉजिक होता है, कैपिटल का कम होना। याद है कल, देखो कल बताया था, जो लोग कल नहीं आए थे, कि ये कैपिटल होता है ऐसे करके मालिक का पैसा, इसी में से हम किसको माइनस करते हैं, तो ड्राइंग्स अल्टीमेटली किसको कम करती है, कैपिटल को। कैपिटल 1 लाख थे तो ड्राइंग माइनस हो जाता 10,000। तो ड्राइंग में कौन सा रूल चलता है, ड्राइंग का मतलब कैपिटल क्या हो रही है, कम, और कैपिटल कम होती है तो क्या लिखते हैं, डेबिट। तो अगर मालिक अगर बैंक से पैसा निकाल के ले गया तो ड्राइंग्स टू बैंक। अगर हम ऑफिस वाले निकाल के लाएंगे तो क्या होगा, कैश टू बैंक, हमारे पास कैश आएगा ना तब। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो इतना भी तुमने लिख दिया, ये सारा का सारा लिख दिया। अच्छा, तुम्हें से कोई बताएगा, जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो यहीं पे लिख लें। अगर देखो ड्राइंग के बारे में बता रहा हूं, अगर बैंक से मालिक पैसा निकाल के ले गया तो एंट्री हुई ड्राइंग टू, ड्राइंग तो हमेशा डेबिट आना है। अगर ऑफिस से ऐसा बोलेगा, कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम ऑफिस, अगर ऑफिस से कैश लेके गया हमारा मालिक तो ड्राइंग टू। अगर बोला गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए अगर वो क्या लेके गया, गुड्स की ड्राइंग कर दी, कौन बताएगा एंट्री, बताओ बताओ राहुल भाई। ड्राइंग टू परचेज, बिल्कुल सही। याद आ रहा है वो 20 मिनट का वीडियो, 20 मिनट का जिसने हमने पढ़ा था, व्हेन गुड्स आर गिवन अवे फॉर द पर्पज अदर देन सेल्स, सेल्स के अलावा गुड्स किसी काम से जाएंगे, तो मालिक गुड्स ले गया ना तो ड्राइंग, लेकिन गुड्स जा रहे हैं तो अब की बार क्रेडिट कौन होगा, परचेस। उस वीडियो को बहुत जरूरी है, वो देख लेना, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपको ड्राइंग के बारे में आ गया। बैंक से निकालेगा तो ड्राइंग टू बैंक, कैश निकालेगा तो ड्राइंग टू कैश, गुड्स ले आएगा तो ड्राइंग टू परचेस। कोई दिक्कत, इतनी अभी तक हमने कहानी कर चुके हैं। 11 एंट्रियाँ लगभग हमारी हो चुकी हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन की। क्वेश्चन करने की इसमें कोई खास ज़रूरत नहीं है, समझ बन गई ना। लेकिन अच्छे से समझ के आओगे तो मेरे लिए कैश बुक में पढ़ाते समय तुम्हें आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया, नेक्स्ट। इतना बात करो। अच्छा, ड्राइंग्स अकाउंट ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। कैपिटल के साथ चल रहा है ना यहाँ यार, कैपिटल और ड्राइंग मालिक का नाम आएगा उनमें, तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। 12A 12B
12A, 12B और लास्ट 13th, इसके साथ कहानी खत्म हो जाएगी इन बैंकिंग ट्रांजेक्शन की। 12A लिखा है व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक। ठीक है भैया, नेक्स्ट लिख देता हूं मैं यहां पे। अगला बोल रहा है व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक। 13th की बात करोगे, व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक, व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक। समझे क्या हो रहा है करके? 12 12 A 12 B और 13th बचा। 12th A को देखो, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज, देखो चार्ज शब्द का मतलब होता है बैंक ने इंटरेस्ट ले लिया तुमसे। ठीक, अच्छा बैंक इंटरेस्ट कब लेता है? मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा है तुम्हारा, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब तुम्हारा बैंक का बैलेंस किस में चल रहा है? माइनस। करंट अकाउंट होल्डर्स को ऐसा होता है, माइनस में पैसे हैं उसमें, तुम ज्यादा निकाल चुको जितना पैसा उसमें डाला था तुमने, तो माइनस में चल रहा है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट होती है लाइबिलिटी। क्या होती है? अगर बैलेंस माइनस में चलेगा तो तुमसे ब्याज लेगा ना, उस समय देगा थोड़ी, तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्या करेगा? अब अपनी तरफ से सोचो तो हमारी तरफ से हम इंटरेस्ट देंगे या मिलेगा? देंगे। तो जो चीज हम देते हैं वो एक्सपेंस है, इनकम एक्सपेंस। और अगर एक्सपेंस बढ़ते हैं तो कहां आते हैं? ई बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई भाई? और बैंक को पैसा दिया तो टू बैंक अकाउंट, हमारे पास से पैसा जाएगा। एसेट क्या हो गई? बैंक खुद ही काट लेगा। तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, बैंक ने तुमसे ब्याज लेना है, बैंक 2000 रुपये खुद ही काट लिया, तुम्हारा बैलेंस कितना दिखाने लग जाएगा? 98, बैंक कम हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा तुम बोलोगे भैया अभी तो आप बोल रहे थे कि बैंक माइनस में चल रहा है, मान लो तुम्हारा बैंक माइनस में 1 लाख रुपए चल रहा था, बैंक ने कितना ब्याज लेना है तुमसे? तो माइनस में 1,02,000 चले जाएगा, तो बैंक कमी तो हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड, बैंक इंटरेस्ट देता भी है। तुम्हारे बैंक में अगर पैसे पड़े हैं 4-5 लाख रुपए, पूरे साल थोड़ा बहुत पैसा पड़े रहता है, पॉजिटिव बैलेंस, तो बैंक सेविंग अकाउंट में तो थोड़ा बहुत देता है, बाकी एफडी वाले में तो देगा ही। तो अब की बात इंटरेस्ट मिलेगा या देंगे हम? हमारी तरफ सोचो, बैंक की तरफ से मत सोचो, हमारी तरफ से इंटरेस्ट मिलेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना इस समय, तो अगर हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम नहीं हो जाएगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इस बार LIC का इनकम वाला रूल ऑपरेट कर रहा है। इंटरेस्ट इस बार इनकम है, मिल रहा है ना इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा लिखने की कोई जरूरत। ऊपर किसका नाम आएगा? बैंक, बैंक बढ़ जाएगा भैया यार, बैंक अकाउंट डेबिट। एसेट हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे बैंक में 1 लाख रुपए थे, बैंक वाले ने तुम्हें ब्याज दिया तो 1,02,000 हो जाएंगे, बैंक बढ़ गया। इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक, चार्ज वाला बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया। इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक, ये अलाउड करा तुम्हें दिया तो बैंक बढ़ेगा, इंटरेस्ट हो आ गया। नेक्स्ट, व्हेन बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, चार्ज मतलब लेना है या बैंक देना? बैंक ले रहा होगा तुमसे पैसे, बार बार बता रहा हूं, चार्ज का मतलब यहां इंटरेस्ट चार्जेस था। व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक, बैंक ने जो, बैंक तुम्हें कुछ सर्विसेज देता है, जैसे डेबिट कार्ड सर्विस नहीं देता, याद रखना मनी एंड बैंकिंग में हम पढ़ेंगे। डेबिट कार्ड प्लास्टिक मनी होती है, कौन सी मनी? प्लास्टिक का नहीं होता। मनी क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। प्रोफेसर वॉकर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, मनी इज व्हाट मनी डज। कोई भी चीज जो मनी का काम कर सकता है वो क्या है? मनी। मनी के तमाम काम, मनी एक्सचेंज का काम नहीं करता। मैं अभी दुकान में जाऊं, 50 रुपए दे के आऊं, 50 रुपए का सामान लेके आ जाऊंगा, तो मनी का एक काम है एक्सचेंज करना। क्या है? मैं दुकान में वो डेबिट कार्ड लेके आऊं, उसे स्वाइप करूं, क्या तब भी आ जाएगा? तो भाई पैसे, अगर पैसा एक्सचेंज का काम करता है तो डेबिट कार्ड भी तो एक्सचेंज का काम कर रहा है, ये भी मनी है, प्लास्टिक मनी। मैं बोलता रहा हूँ, आगे कहानी बढ़ेगी तो तगड़ी कहानी बढ़ेगी, मजा आएगा तुम्हें। क्रेडिट कार्ड भी कैसा मनी है? प्लास्टिक मनी। पूछा है इस बार असिस्टेंट अकाउंटेंट में सवाल कि क्रेडिट कार्ड क्या प्लास्टिक मनी है या नहीं है? है नहीं है? है।
आ गया, वो कहानी वहीं पढ़ेंगे। तो मैं बता रहा हूँ, बैंक आपको जो डेबिट कार्ड देता है ना, उसके 250 रुपये पूरे साल के चार्ज कर, फ्री में थोड़ी होगा ये। जो अब तो डेबिट कार्ड की कहानी खत्म हो चुकी जब से यूपीआई आया है गूगल पे, पहले तो एटीएम ही हुआ करता था सब कुछ। तो जो डेबिट कार्ड आपके पास है वो फ्री में नहीं है, वो सर्विस दी है ना बैंक ने, तो नहीं तो आपको बैंक जाना पड़ता बार बार, वो सर्विस दी है तो उस सर्विस के बदले 250 रुपये हर साल के लेता है। समझ आया? नेक्स्ट सेकंड चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड जो लोग रखते हैं 1,000 रुपये चार्जेस है पर ईयर। क्रेडिट कार्ड फ्री में थोड़ी है, 1,000 रुपये का चार्ज है, 1,000 रुपये कटते हैं तुम्हारे बैंक से उस सर्विस के लिए, सर्विस दी है बैंक ने यार। तो इसके लिए बैंक ये जो सर्विसेज दी जा रही है बैंक के द्वारा, उससे के लिए तुमसे पैसा ले नहीं रहा है, ये वो इसी की बात कर रहा है। अच्छा, एसएमएस अलर्ट, एसएमएस आते हैं ना बैंक की तरफ से, उसके भी 25 रुपये कटते हैं साल में, फ्री में थोड़ी देगा एसएमएस। स्कूल वाले भी तो लेते थे, छुट्टी उट्टी है आज करके, तो उसके भी एसएमएस अलर्ट का पैसा लिया जाता था, तो एसएमएस उसके भी कितने रुपए काटे जाते हैं? 25। तो बैंक कुछ पैसा काटता है चार्जेस, क्योंकि उसने कुछ हमें क्या दिया है? सर्विसेज प्रोवाइड करी, ये लिखा है व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय बैंक। उसने कुछ क्या ले रखी है आपसे, तो खुद ही काट देगा, आपको बताएगा थोड़ी, आपको सीधे मैसेज आ जाएगा कि आपके पैसे खाते से इतने इतने पैसे कटे। पैसे आएंगे जाएंगे बैंक से, बैंक कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट टू अकाउंट। क्या हो गया? हमारा एसेट ऊपर बैंक चार्जेस के नाम से डेबिट, किस नाम से? बताओ तो, कौन बताएगा? बैंक चार्जेस किस लॉजिक से ऊपर आया? एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस जैसे ही हो गया तो नॉमिनल हो गया हो। तो ये कहानी खत्म हुई किसकी? बैंकिंग। हर चीज को घर जाके आप ये जरूर देखोगे कि वो ट्रेडिशनल रूल से क्या है। इस जर्नल से 3 ही तरीके के सवाल आते हैं कि इन चारों में से ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से कौन क्या है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल है, या क्या है। या फिर कोई अच्छा ट्रांजैक्शन बोलेगा विच अकाउंट इज डेबिटेड, विच अकाउंट इज, और अच्छा क्वेश्चन देना चाहेगा तो अमाउंट के साथ पूछ देगा विच अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज, कि इस एंट्री में कैश कितने से क्रेडिट होगा, इस एंट्री में बैंक कितने से डेबिट होगा। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैश बुक के लिए बहुत जरूरी है। जब मैं आपको कैश बुक पढ़ाऊंगा ना, तब आपको अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन आते होंगे तो बहुत सही बात होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बात और कर लेते हैं, एक कंफ्यूजन आपका और दूर कर लेते हैं समझ के, अगर हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं यहां पे, ठीक। ये देखो भैया, थोड़ा सोचो, बैंक एक एसेट है, बैंक हमारे लिए क्या है? मैंने क्या कहा था, हमें हमेशा किसकी तरफ से सोचना होगा? अकाउंटेंट की तरफ से सोचना होगा, फर्म की तरफ से। अगर आप फर्म की तरफ से सोचोगे तो हमारा बैंक में एक अकाउंट है, और बैंक हमारे लिए क्या है? एसेट है। अगर एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, और अगर एसेट कम होता है तो क्या करते हैं? ऐसा करते हैं। तो देखो, मैं फिर से एक बार अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, बैंक हमारे लिए क्या है? हम फर्म के अकाउंटेंट हैं, हमने बैंक में खाता खोला है, हमारे लिए बैंक एक क्या है? नियम है, अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा और एसेट कम होगा तो अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, कभी बैंक में पैसा क्या करोगे? डिपॉजिट करोगे, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा नहीं? तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग तो यही है भैया, बैंक में पैसा डिपॉजिट करूंगा तो बैंक बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो डेबिट होगा। और अगर बैंक से पैसा कम होगा, अगर आप बैंक से विड्रॉल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो तब आपका पैसा क्या होना चाहिए? सही बोल रहा हूं मैं? अगर मैं बैंक में पैसा डालूंगा तो बैंक बढ़ेगा तो बैंक डेबिट होना चाहिए, बैंक से पैसा निकाल रहा हूं तो बैंक क्या होना चाहिए? लेकिन जब उल्टा होता है, जब तुम्हारे बैंक में पैसे आते हैं तब लिखता है योर बैंक इज। जब मैंने पहली बार इसको दिमाग लगा के पढ़ा तो मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा ये क्या मूड खराब काम है कि बैंक बढ़ रहा है तो क्या होना चाहिए, और वहां जब बैंक में पैसे आ रहे हैं बोल रहा है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? और जब पैसे मेरे को निकालने चाहिए तो क्या होना चाहिए, और वहां जब मैं पैसे निकालता हूं तो लिखा आता है योर बैंक इज डेबिट। आज पेमेंट करके देखना आता तो है, तो उल्टा क्यों मामला बैठ रहा है? फिर मैं एक बात समझा रहा हूं आपको, उस समय आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। वो बैंक अकाउंटिंग कर रहा है, हम थोड़ी अकाउंटिंग कर रहे हो। उसमें बैंक के किससे सोचना पड़ेगा आपको? पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो। क्या हम सभी ने अपना अपना बैंक में खाता खोला है? तो वहां पे हमारा अकाउंट खुला होगा जिसको क्या बोला होगा? कस्टमर अकाउंट। हम सभी का अकाउंट कैसा अकाउंट होगा?
देखो हमने बैंक के वहां अपना अपना पैसा जमा कर रखा है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना जरा, अगर हमने बैंक में बार बार पैसा जमा करा है तो वो बैंक का पैसा, एक दिन बैंक ने वो पैसा क्या करना है, लौटाना है। तो हम सब बैंक के लाइबिलिटी हैं, क्या हैं, तो यहां लाइबिलिटी का रूल ऑपरेट करेगा। अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, अगर लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। अब सोचो बैंक की तरफ से, अब बैंक के अकाउंटेंट बनो, अगर हमने बैंक में पैसा डाला कभी तो बैंक के पास और पैसा हमारा बढ़ जाएगा, बैंक के ऊपर उधारी और बढ़ जाएगी, इसीलिए वो हमारे पैसे को क्या कर देते हैं, अगर आप अमाउंट वहां डिपॉजिट करोगे बैंक में कभी भी आ रहा है तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, तो वो आपको क्रेडिट कर देते हैं। अगर आप कभी बैंक से पैसा निकाल लोगे तो बैंक वालों के लिए उधारी कम हो जाएगी और डेबिट कर देंगे। अगर आप कभी भी अमाउंट विड्रॉ कर लोगे, आ गया, तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, और इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, ये है। आम आदमी को मत समझाना, बहस करेगा मूड खराब कर देगा तुम्हारा, उसे क्या पता अकाउंट्स क्या होती है, आ गया ना, तो नई चीज़ बताता हो कि एक दिन मेरे को भी बता रहा था, मैंने कहा बस सही हो तुम, कुछ नहीं समझा, मैंने कहा बिल्कुल से, बोला जब पैसे आते हैं तो क्रेडिट होते हैं, मैंने कहा ठीक है भाई, मेरी बात समझ, वो अकाउंटिंग बैंक वाले कर रहे हैं, वो जितने में से आ रहे हैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, इसीलिए ऐसी कहानी है। मेरी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब इसको रोको आकाश भाई, समय लिख दो, आगे बढ़ाते हैं और लास्ट 2 टॉपिक्स इस चैप्टर के हमारे और बच जाते हैं। तो एक टॉपिक है ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग, देखो ओपनिंग एंट्री क्या है। सबसे पहली बात, ओपनिंग एंट्री सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेस करते हैं। किसके द्वारा करी जाती है, एग्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब जो पहले से चले आ रहे हैं, जो नए स्टेब्लिश हुए उनको ओपनिंग एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग एंट्री किनके द्वारा करी जाती है, एग्जिस्टिंग बिजनेस, जो पुराने समय से चले आ रहे हैं बिजनेस, वही ओपनिंग एंट्री करेंगे। कब करेंगे, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, किसी साल की किसी अकाउंटिंग ईयर के पहले दिन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो 1 अप्रैल को हर साल की आप कौन सी एंट्री करोगे, ओपनिंग एंट्री। समझ आ रहा है। अच्छा, ओपनिंग एंट्री कैसी है उसको बताता हूं। जैसे एक बिजनेस शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ, क्लोज कब हुआ होगा पहली बार, समझ आ। ऐसे फिर 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ होगा, फिर क्लोज 31 मार्च 2000, सो ऑन, ऐसा कर चलता है माहौल। और माहौल ऐसे चलते चलते 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की बात कर लेते हैं। यहाँ क्लोजिंग एंट्री हुई होगी, क्या हुई होगी, 31 मार्च 2025 को सारे अकाउंट क्लोज हुए होंगे। समझ आया। अगर तुम बात करो तो हमारा ऑफिस, हमारी 31 मार्च को 12 बजे रात को छुट्टी होती है, 12 बजे तक चलता है सारा का सारा काम धाम। ठीक हो गया। 1 अप्रैल 2024 से कब तक, 31 मार्च 2025 तक की मैं बात कर रहा हूँ ये। और इसमें क्या होता है यहाँ पे, क्लोजिंग एंट्री। तो 31 मार्च 2025 को मान लो मैंने क्लोजिंग एंट्री करी और एक नया साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2025 से कब तक चलेगा, 31 मार्च 2026 तक। इसे कौन सा साल कहेंगे, 25-26। 1 अप्रैल 2025 शुरू होगा और 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो देखो जरा ध्यान से, 1 अप्रैल 2025 को जस्ट इसके अगले दिन, यही है पहले दिन, एक एंट्री होगी जिसका नाम होगा ओपनिंग। अच्छा क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। जब आपने क्लोज करा होगा ना तो आपके पास बहुत सारे एसेट्स होंगे और बहुत सारी, आपने उन सभी को नोट कर दिया होगा कि आज बंद करने के दिन 31 मार्च 2025 को हमारे फर्म के पास इतने एसेट है और इतने बैलेंस शीट बनाई तो होती है। अब यार वो खाता वहीं बंद हो गया, वो किताब बंद हो गई। आज एक नई बुक में अकाउंटिंग करनी है, मैं नई कॉपी खोल रहा हूँ अकाउंटिंग करने के लिए, मानो हाथ से ही होती है आज भी, नई अकाउंटिंग के लिए कॉपी खोल रहा हूँ। तो जो 31 मार्च को तुम्हारे ऊपर एसेट थे वो आज अगले दिन 1 अप्रैल को होंगे नहीं होंगे। और वैसे 31 मार्च को जो लाइबिलिटी हमारे ऊपर थी वो क्या 1 अप्रैल को होगी नहीं होगी। तो हम सारे के सारे जो हमने क्लोज किए थे, हमने कहा था कि 31 मार्च को हमारे पास इतने एसेट है, तो आज उन सारे एसेट्स को यहां लिखोगे।
आपने 31 मार्च को कहा था हमारे पास इतनी लायबिलिटी, उन सारी लायबिलिटी को यहाँ करोगे, ओपन करोगे अकाउंट, मतलब जो एग्जिस्टिंग एसेट और लायबिलिटी है उनको दोबारा यहाँ अकाउंट में शो करोगे। अगर लैंड एंड बिल्डिंग 31 मार्च को 10 लाख की थी तो 1 अप्रैल को भी कितने लाख की होगी? अगर यहाँ तुम्हारे ऊपर क्रेडिटर 50,000 के थे तो यहाँ भी क्रेडिटर एक रात में बदल थोड़ी जाएगा। मतलब सारे एसेट और लायबिलिटी को आगे बढ़ाना, इसी को कहते हैं ओपनिंग। तो देखो भाई एंट्री क्या होती है, सामने देखना, एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट, ओपनिंग एंट्री एसेट्स अकाउंट। अरे नया साल शुरू हो रहा है तो जो भी एसेट आ रहे हैं तुम्हारे पास तो एसेट बढ़ेंगे नहीं क्या? सारे एसेट लिखते जा रहे हो, तो बिजनेस अपने एसेटों को लिख रहा है तो एसेट बढ़ रहे हैं, मतलब पहली बार अकाउंट हो रहे हैं, कॉपी में तो बढ़ ही रहे हैं। और जितनी लायबिलिटी होंगी उनको कर देना क्रेडिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। इसको क्या कर देंगे हम? क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी भी बढ़ रही है। तो यही है ओपनिंग एंट्री कि 31 मार्च को जितने भी एसेट लायबिलिटी थे उनको 1 अप्रैल को फिर से लिख देंगे। उस दिन क्लोज कर रहे थे, आज बताएंगे कि ओपन कर रहे हैं, आज नाम लिख रहे हैं। तो जितना 31 मार्च को था उतना 1 अप्रैल को होगा नहीं होगा? जितना क्लोजिंग होता है उतना ही एग्जैक्ट ओपनिंग में, जितने के साथ क्लोज करोगे उतने के साथ ओपन करोगे। एग्जांपल देता हूं मैं ऐसा तुम्हें, जैसे एक दुकानदार शाम को शटर बंद करके जा रहा है अपने दुकान का, समझ आया? उसके अंदर जितना भी एसेट रखा है वो सारा का सारा सामान होगा और साथ में कुछ ना कुछ उधारी भी होगी, उसने कॉपी में लिख रखी है इतनी लायबिलिटी। अगर शाम को सब कुछ सही रहा, सारी चीजें सही रही, कोई चोरी हो रही चकारी नहीं हुई, तो जब अगले दिन शटर खोलेगा तो जो क्लोजिंग में कल के दिन था वही ओपनिंग में अगले दिन होगा नहीं होगा? यही कहानी यहाँ भी है कि भैया 31 मार्च को अपना शटर गिरा रहा है एक अकाउंटेंट, तो जो था अगले दिन जब शटर उठाएगा 1 अप्रैल को तो वो सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, रोड थोड़ी लिखेगा। यहाँ अकाउंटिंग फिर से शुरू हो गई, अब साल में एसेट बढ़ेंगे घटेंगे इसी में हिसाब लगाएगा। अब सवाल क्या आता है यहाँ से? सवाल तो मैंने बताया नहीं अभी तक। तो पहले ओपनिंग एंट्री की बात करो तो ओपनिंग एंट्री क्या होती है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। लेकिन आप जानते होगी कभी कभी जो ये होते हैं हमारे सारे के सारे, किसकी बात करो, जब एंट्री बैलेंस नहीं होती, जैसे एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटीज लिखा, तो क्या डेबिट क्रेडिट बराबर आना चाहिए? अगर ये डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आया तो बैलेंसिंग फिगर भी होंगे यहाँ कुछ। अगर आपने एंट्री करी और डेबिट साइड अगर छोटी रह गई तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर होगा गुडविल अकाउंट, क्या होगा? और अगर क्रेडिट साइड छोटी रहेगी तो क्रेडिट में होगा कैपिटल अकाउंट, क्या होगा? एक छोटी सी एंट्री यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ओपनिंग एंट्री के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लगा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, उन सारे एसेट्स को मेरे को डेबिट लिखना पड़ेगा। कैश है 8,000 रुपये का, ओपनिंग एंट्री करके बता रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट 8,000। एसेट बढ़ेंगे ना, ओपनिंग एंट्री तो है सारे एसेट डेबिट, सारी लायबिलिटीज क्रेडिट। कैश बैंक है 20,000 रुपये, स्टॉक है 54,000 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट कितना हज़ार का? मैंने 20,000 रुपये का बैंक है। स्टॉक है 54, डेटा है 47, स्टॉक अकाउंट डेबिट। और क्या है? डेटर्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट अभी लिख लूंगा। स्टॉक है अपने पास 54 का, डेटर्स है 47 के, 54,000 40, बैलेंस फिगर सिखा रहा हूँ बस एक बार यार। डेटर्स में भी नाम दिए हुए हैं, नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, खाली डेटर्स लिख दे रहा हूँ एक साथ। मशीनरी 60,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना हज़ार? डेटर्स जो है ना 47, इसमें लिखा गया है कि 3 लोग हैं करके, इसका नाम है अशोक, पवन और विवेक। तो आप डेटर्स 47 लिखा है, उसके नाम भी लिख सकते थे अशोक, विवेक और पवन, क्योंकि एसेट्स ही तो हैं, सारे के सारे डेटर्स हैं। और लायबिलिटीज की अगर बात करोगे तो 2 क्रेडिटर्स 20,000, मैं एक ही बार में लिख रहा हूँ, लाइन छोड़ के लिखा मैंने, 2 कितने हज़ार रुपए? वहाँ नाम दिए हुए हैं, तुम चाहते तो क्रेडिटर्स की जगह क्या लिख सकते थे? नाम लिख सकते हो। फिर बता रहा हूँ क्रेडिटर्स हटा के 20,000 तुम किसका नाम लिख सकते हो? टू चमनलाल और ओमपाल। चमनलाल यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, चमनलाल 7,000, ओमपाल 13,000, तुम वैसे ही करना एंट्री। क्रेडिटर्स में क्या लिख लेना? नाम। डेटर्स में क्या लिखना? डेटर्स को मत लिखना 20,000 रुपये डेबिट, कितना है? डेटर्स को 47 मत लिखना, डेटर्स की और नाम लिख लेना, एक नाम लिख लेना, अशोक को डेबिट कर लेना, पवन को डेबिट कर लेना और विवेक को डेबिट कर लेना नाम से, बात तो एक ही है। उसके बाद कैपिटल दी हुई है 2 लाख रुपए, टू कैपिटल कितना लाख? एक बार देखें यार इसको करके कि कितना आ रहा है करके। 20 और 8 28, 28 4 कितना हो जाएगा? 32, 82, 89, 129 और 20 189, कितना आ रहा है इधर? 2 लाख। कौन सी साइड बढ़ी है? क्रेडिट साइड नहीं बढ़ी है,
तो डेबिट में बैलेंस बचेगा ना, कितना बचेगा 189 में से इतना माइनस कर लो, 190 हो गया, 220 हो गया, 31,000 रुपये कैपिटल गुडविल के नाम से डेबिट बचा है ना, मैंने कहा था देखो ये किस नाम से आएगा, तो बैलेंसिंग फिगर होगा आपका गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। ये क्या है हमारा बैलेंसिंग। अगर डेबिट साइड बड़ी होती तो क्रेडिट में क्या था, कैपिटल, समझ आ रहा है। अगर कैपिटल भी दिया होता, इसको भी नोट बना के लिखना, अगर क्रेडिट में कैपिटल भी दिया होता, मान लो डेबिट बड़ा आ रहा है और क्रेडिट में कैपिटल बैलेंसिंग फिगर होता, कैपिटल अगर नहीं होता तो कैपिटल लिखता मैं बैलेंस फिगर, अगर कैपिटल भी है तो कैपिटल रिजर्व, समझ गए, ये भी लिख लेना। इफ कैपिटल इज गिवन देन कैपिटल रिजर्व विल बी टेकन एज बैलेंसिंग फिगर, कोई दिक्कत आ गया। तो ओपनिंग, अब क्या सवाल बनेगा, जैसे मैंने पढ़ा तो सब दिया था, तो मैं क्या सवाल बनेगा मेरे को सब खुद समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा ये एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए, अगर एक नया बिजनेस आज खुल रहा है, पहले दिन ही खुल रहा है, तो क्या उसको अपनी पुरानी चीजें फॉरवर्ड करनी है, इसमें लिख भी देना दिस एंट्री इज मेड फॉर फॉरवर्डिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द प्रीवियस ईयर टू द नेक्स्ट ईयर या करेंट ईयर। ये एक ऐसी एंट्री जो पिछले साल की चीजों को अगले साल फॉरवर्ड करती है। तो जो नई फर्म खुली हो क्या फॉरवर्ड करेगी, तो एग्जिस्टिंग फर्म ही ऐसी एंट्री कर सकती है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर सारे एसेट्स को डेबिट करना है, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है। बैलेंसिंग फिगर पे सवाल आ सकता है, हाँ वही आता है कि ओपनिंग एंट्री करते समय डेबिट में बैलेंस फिगर क्या होगा, क्या लगाओगे, क्रेडिट में क्या होगा बोलोगे तो क्या लगाओगे, ये आगे लेवल का सवाल। अगर सिर्फ बोलेगा क्रेडिट में क्या हो रहा है, सवाल ध्यान से सुनना, तो भैया ये लगाना पड़ेगा कैपिटल। लेकिन अगर पूछ देगा कि अगर कैपिटल दिया है तो क्या लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, कैपिटल। सब उम्मीद कर रहा हूँ इतना समझ में आ गया होगा। रोक दो आकाश वैसे स्टार्ट। तो आज का आखिरी टॉपिक, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, और वो है ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, स्क्रीन पे लगाएंगे ना उन्हें, यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। एग्जाम्पल देता हूँ और समझना शुरू करना, ठीक है, क्या है करके देखना यार। ये एक मैन्युफैक्चरर है, आपके सामने दिख रहा है, कौन है, जो सामान बनाता है, और ये बना रहा है वॉशिंग पाउडर, कपड़े धोने वाला जो होता है ना, वो वॉशिंग पाउडर बना रहा है ये। और भाई ने वॉशिंग पाउडर में लिस्ट प्राइस लिखा है, जो कीमत लिखी है एमआरपी, वो लिखा है 40 रुपये। कितने रुपए, मैक्सिमम ये चीज़ कितने बेची जा सकती है, मार्क्ड प्राइस पे 40 रुपये पे, यही है लिस्ट प्राइस की मैक्सिमम। भारत में अगर इसे कोई बेच सकता तो इससे ऊपर नहीं बेच सकता, इससे ऊपर बेच रहा है तो फिर गलत हो रहा है वो। आ गया। अब इससे सामान खरीदने कौन जाएगा, होलसेलर किसे सामान बेचेगा, रिटेलर हमको बेचेगा, आम जनता को, पब्लिक को बेचेगा रिटेलर। लास्ट में यहाँ पब्लिक लिख देता हूँ मैं, दिख रहा है था कागज भाई, पब्लिक को। आगे बढ़े, हाँ अब सुनना है, सारी की सारी कहानी समझना। देखो सुनो सुनो, उधर छोड़ दो इसको, देखो ये कौन है, मैन्युफैक्चरर है ना। होलसेलर सामान खरीदने इसके वहां पहुंचा, होलसेलर ने पूछा भैया कितने रुपए का है, मैं आया हूं और बल्क में लेके जाऊंगा। होलसेलर ने कहा कि मैं ऐसा है, मैं लेके जाऊंगा 5 लाख पैकेट्स, 5 लाख, एग्जाम्पल भी लिख लेना, मुझे 5 लाख यूनिट चाहिए। कितनी यूनिट चाहिए, उसने कहा यार 40 रुपए का दे रहा हूं। कितना रुपए का दे रहा हूं, ठीक। तो इसने कहा कोई डिस्काउंट, होलसेलर पूछ रहा कोई डिस्काउंट। उसने कहा मैं आपको लिस्ट प्राइस पे, हमारा फिक्स है, बोल रहा मैन्युफैक्चरर ने कहा मेरा फिक्स है कि मैं लिस्ट प्राइस पे 60% का डिस्काउंट देता हूं। कितने परसेंट का, ये बोल रहा है कि मैं लिस्ट प्राइस पे लिखा है ना 40, इस पे 60% का डिस्काउंट देता हूं। तो इसने कहा ठीक है यार, मतलब ये था कितने का, 40 का था ना, तो 40 का ये लिस्ट प्राइस था, इस पे तुम्हें कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 40 का 60% कितना होगा, इससे कितने रुपए में पड़ेगा, कितने रुपए में पड़ेगा, 16 रुपए में। तो ठीक है, 5 लाख यूनिट कितने रुपए के हिसाब से, ये लेके आ गया होलसेलर। होलसेलर को एक डिस्काउंट मिला ऑन द लिस्ट प्राइस। फिर ध्यान सुनना,
होल सेलर को एक डिस्काउंट मिला, लिस्ट प्राइस पे मिला गुड्स के, यही टीडी है। इसका क्या नाम है? ट्रेड। मैं लिख रहा हूं टीडी की यहां पे डेफिनेशन, इट इज अलाउड बाई, थोड़ी देर में लिखूंगा मैं, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर। मैन्युफैक्चरर किसको दे रहा है? और अभी आगे पता चलेगा, होलसेलर टू रिटेलर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज, ये जरूरी है, एट अ फिक्स्ड परसेंटेज पे दिया जाता है, परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस, ऑन द ऑफ गुड्स। भाई ये गुड्स के लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है, किस पे दिया जाता है? अच्छा, ये कितने रुपए में ला गया? इसे पड़ा कितने का ये पैकेट? एक 16 रुपए का। इसे पड़ा वो पैकेट 16 रुपए का, लेकिन पैकेट में लिखा कितना है? 40 रुपए। यानी कि अपने 24 रुपए अभी इसके पास मार्जिन है, जितने कम में खरीदा है। कमाता कितना है पता नहीं। अब होलसेलर गया रिटेलर के वहां, रिटेलर से कहा हाँ भैया, रिटेलर ने कहा हमें कितने में? रिटेलर को कहानी तो पता होगी। उसने कहा ऐसा है, देख लिखा कितना है यहाँ, मैं तुम्हें 60%, इसे कितना परसेंट मिला था? 60%, मैं तुम्हें 40% डिस्काउंट दूंगा। कितना परसेंट? समझ पा रहे हो? तो रिटेलर ने कहा, रिटेलर ने तो कम लेगा। रिटेलर ने कहा मुझे ऐसा करो 100 पैकेट दे दो। कितना पैकेट? चलो 200 पैकेट। एक रिटेलर कितने पैकेट ले रहा है? मैं जानना चाह रहा हूं कि पैकेट था कितने का, लिस्ट प्राइस था कितने का, कितना डिस्काउंट दे रहा है इसे? 40%। 40 का 40% निकाल दूं मैं, कितना आएगा 40 का 40%? 16 रुपए। ये दिख तो रहा है ना, लिस्ट प्राइस है कितने रुपए? 40। कितना डिस्काउंट दिया मैंने? 40 का 40%, 16 रुपए। इसको कितने का पैकेट पड़ा? 24 रुपए का। यानी कि ये जो रिटेलर जो लेके आया वो 200 रुपए के हिसाब से 24 पैकेट लेके आएगा, जितना भी पैसा पड़ेगा वो छोड़ दो कहानी। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि क्या होलसेलर ने अपना कमा लिया? होलसेलर को 60% का डिस्काउंट मिला, जिसमें से उसने 40% डिस्काउंट आगे बढ़ा दिया। कितने परसेंट का मार्जिन खा लिया? वो कमा लिया उसने। यानी कि 40 का 20%, अगर 40 का 20% करके देखो तो कितने रुपए? 8 रुपए बनाए उसने एक पैकेट में। कितने रुपए? वैसे भी देख लो यार, 16 में चीज लाया था, खरीद कितने की थी भाई की, और बेच कितने में रहा है? 8 रुपए बना तो लिए। मतलब उसे टोटल जो भाई को डिस्काउंट मिला था वो कितना था? टोटल डिस्काउंट कितने का मिला था? उस 24 में से 16 डिस्काउंट आगे भी तो बढ़ा दिया उसने, 8 रुपए बना लिए अपने। कैसे भी देख सकते हो, ऐसे देख लो, 16 की खरीद थी, 24 में बेचा, 8 रुपए ऐसे बना लिए। यहां से देख लो, 24 का डिस्काउंट था, 16 रुपए डिस्काउंट आगे बढ़ा दिया, तो भी 8 रुपए बना लिए, कोई दिक्कत। अब कहानी किसको बेचने की आई? आम। इस भाई को देखो ना कितने का मार्जिन मिला है, कितने का? 40% का मार्जिन मिला है। यानी कि इसकी खरीद मार्ज कितने रुपए की है? सबसे ज्यादा कमाने वाला आदमी यही है, रिटेलर। होलसेलर कम कमाता है लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को बेचता है। मैन्युफैक्चरर तो और ही कम कमाता है, लेकिन वो इतने सारे लोगों को बेचता है कि बहुत सारा पैसा बच जाता है। सबसे ज्यादा कमाने वाला ये जो वॉशिंग पाउडर का आप देख रहे हो 40 रुपए का ना, वो इसको कितने का पड़ा है रिटेलर को? ये 24 रुपए का। कितने रुपए का? क्योंकि 40% तो छूट मिली है ना, 16 रुपए। ये टीडी है। अब जब आप जाते हो तो पैकेट में कितना लिखा है फिर से, और हम कितने का ले आते हैं? 40 का ही, तो बाकी पूरा ठीक। तो इसके नीचे पब्लिक की बात कर रहा हूं, पब्लिक को वो पैकेट 40 रुपए लिखा हुआ दिखता है। ये देखो कितने में खरीद के लाया है? 40 रुपए की चीज को 24 की खरीद है, क्योंकि 40% तो मिल गया ना इसे। तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए कमा सकता है? अगर 40 में बेच देगा तो 16 कमा देगा। इसीलिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको एज अ पब्लिक पता होना चाहिए कि भैया रिटेलर को इतना % मार्जिन मिला होता है। आप चाहो तो कम करवा सकते हो, लेकिन हमारे आसपास के दुकान वाले कम। अब बिस्किट के पैकेट में कम कराना नहीं बनता है, लेकिन स्टेशनरी का आइटम बहुत मार्जिन होता है। तुमने देखा होगा बगल की स्टेशनरी में अगर जाएंगे तो कॉपी में लिखा है कि 150 रुपये, तो 110 रुपये भी दे देते हैं। कैसे? यही तो मार्जिन है। अब सबसे बड़ा तो मैं अचंभित उसमें रहता है, जब बचपन में ज्योमेट्री बॉक्स खरीदने जाते थे ना नटराज, पहले बचपन में एक ज्योमेट्री बॉक्स का बड़ा शौक रहता है, जिसमें सब हो, कंपास हो, ये हो, वो वाला मिल गया तो क्या होता था, वो मैग्नीफाइंग ग्लास मिल गया तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। फिर एक शौक ये लेना होता था हर साल ना।
तो मैं देखता था, उसमें मैंने सबसे बड़ा स्कैम बचपन से देखा। जब हम स्टेशनरी लेने जाते थे उसमें लिखा होता था 150 रुपये, आता था वो 50-60 रुपये होता। मैं सोचता बहुत सस्ता आता है, लिखा बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा कैसे होता होगा। हमको तो बचपन में लगता था कि चीज़ें किस पे बेची जानी चाहिए, सिर्फ लिस्ट प्राइस पे, लेकिन ऐसा वाकई में मार्जिन है। सोचो कितना रुपया अगर कहीं लिस्ट प्राइस में बेचना शुरू कर दिया तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो आप रिटेलर से जाके भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, छोटी मोटी चीज़ों में, ये बिस्किट के पैकेट वैकेट इसमें कोई मार्जिन नहीं होता, लेकिन बड़ी चीज़ अगर आप ले रहे हो तो बिल्कुल रिटेलर को बहुत सस्ती पड़ी होंगी वो, भले ही उसमें कितना भी प्रिंट प्राइस हो। अब आया, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने जा रहे हैं, प्रिंट प्राइस अगर एक पंखा लेने जा रहा हूँ उसमें लिखा है 2000 रुपये, तो मार्जिन होगा नहीं होगा, बिल्कुल मार्जिन होगा उसमें। आया, सबसे ज़्यादा तो पागल यही बनाते हैं मॉल वाले, क्योंकि वहाँ तो फिक्स्ड प्राइस लिख देते हैं ना वो, उनको पड़ा है सस्ता, और तुम वहाँ जाके बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन बार्गेनिंग कायदे से बनती है वहाँ भी, क्योंकि असली मार्जिन यही तो खा रहे हैं जो लास्ट में आदमी बेच रहा है, रिटेलर। मेरी बात आप, आधी से ज़्यादा इंडिया की इंडस्ट्री तो सर्विस इंडस्ट्री है, इधर का सामान ला के उधर बेचो, इतना पैसा कमा दे रहे हैं लोग, बनाने वाले तो बहुत कम है ना। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अगर इंडिया में इतना ज़्यादा होता तो इंडिया की जीडीपी आज बहुत ज़्यादा होता, बहुत आगे होते हम लोग। हम आधे से ज़्यादा भारत सर्विस सेक्टर में काम करता है, हमारा सामान ला के बेचने वाला है। क्या इतनी कहानी समझ गए? यही टीडी है। सीडी की कहानी तो मैंने बताई नहीं अभी। टीडी क्या है कि भैया ये देखो लिखा, इट इज अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर। मैन्युफैक्चरर किसे देता है? और होलसेलर किसे देता है? रिटेलर को देता है। ऑन द एट अ फिक्स्ड परसेंटेज। कैसे देता है? किस पे देता है? लिस्ट प्राइस पे देता है। मेरी इतनी बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत तो नहीं? पहले मैं इसे मिटाता हूं, ये हमें बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा टीडी सीडी की तरफ को बातों को खींचना स्टार्ट कर रहा हूं कि क्या हमारा ट्रेड डिस्काउंट और क्या हमारा कैश डिस्काउंट है। हमारा अभी का टॉपिक चल रहा है ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको समझा दिया। इट इज अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर और होलसेलर टू रिटेलर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ। ये वो है जो लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है, फिक्स्ड परसेंट पे दिया जाता है। आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? लिस्ट प्राइस पे दिया जाएगा, फिक्स्ड परसेंटेज पे दिया जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, इसका पर्पस क्या है, क्यों दिया जाता है? पर्पस भी तो है, टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए होता है यार ये। या फॉर बल्क सेल्स भी लिख सकते हो आप, फॉर बल्क। जैसे मैं मैन्युफैक्चर हूं, आप लोग होलसेलर हो, आए, एक ने कहा मुझे 1 लाख चाहिए, 40 रुपए का वॉशिंग पाउडर था, 1 लाख पैकेट की बात कर रहा है। मैंने कहा ऐसा है 30% देंगे तुम्हें। आ रहा है? कोई बोल रहा है 50 लाख पैकेट चाहिए, मैंने कहा तुम 50% ले जाओ, जो जितना ज़्यादा सामान ले जाएगा उतना ज़्यादा मैं क्या दूंगा, ये परसेंटेज। मेरी बात आपको समझ आई? रिटेलर इसीलिए भी नहीं देता है क्योंकि हम बल्क में नहीं लाते हैं, समझ आया? हम तो एक एक पैकेट लाएंगे ना, तो बल्क में ला रहे होते तो तभी तुमने देखा है, अगर हम कभी मार्केट में जाते हैं सब्जी के बाजार में, तो आलू कितने रुपए किलो दिए, वो बोला 20 रुपए किलो दिए। आ रहा है? भैया 5 किलो ले लेंगे, अब बताओ, तो तुम क्या मांग रहे हो? ट्रेड बल्क सेल पे मांग रहे हो ना। बल्क सेल का मतलब है अगर ज़्यादा बेचना है तभी इस सेल को बढ़ावा देने के लिए टीडी दिया जाता है कि इतना % डिस्काउंट देंगे, बताओ कितना ले जाओगे। पर्पस समझ में आ गया? क्या ट्रेड डिस्काउंट की कहानी समझ में आ गई? ये था हमारा ट्रेड डिस्काउंट। आगे बढ़ता हूँ किसकी तरफ को? अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट की एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो लिखना है, स्टार बना के से लिखा, इट इज़ नॉट अकाउंटेड। इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती है। इट इज़ नॉट, कोई जनरल एंट्री, ये जरूरी है। जनरल एंट्री सिर्फ किसकी होगी भाई? कैश डिस्काउंट की। कहानी समझ में आ रही है ना? सारी चीज़ें मैंने बताया कि मार्जिन कैसे होता है वहाँ पे, सारी तमाम चीज़ें। अब तो तुम थोड़ा बहुत क्वांट्स भी पढ़ रखी है तुमने पेपरों के लिए, तो अच्छे समझ में आएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट की कहानी खत्म। अब किसकी तरफ को बढ़ते हैं? उसी कहानी को दोबारा उठाता हूँ एक बार। एक आदमी कौन था? मैन्युफैक्चरर। दूसरा था हमारा होलसेलर। तीसरा, चौथा आम जनता होगा, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, पैकेट था कितने का? इस भाई को कितने का पड़ा? 40 में डिस्काउंट मिला ना इसे, टीडी मिला कितने % का? 60% का। 40 का 60% 24। इसको कितने का पड़ा है? इसको कितने का पड़ा है यार? 40 में इसे टीडी कितना दिया गया? 40%। कितना हो जाता है वो? इसे कितने का पड़ा? इसे कितना दिया गया 40 पे?
हाँ इसे ही तो पढ़ा हो, सॉरी, ये मैन्युफैक्चरर ने दिया ना, इतने का इसे पड़ा और इतने का इसकी खरीद 24 रुपए की, समझ आया? 16 रुपए भाई कमा सकता है, सही बोल रहा हूँ ना? ये तो बेचने वाला है ना, इतने बेचने खरीदा, इतने बेचने। अब देखो जरा एक कहानी, होलसेलर ने इससे मान लेते 5 लाख पैकेट खरीदे, कितने लाख पैकेट? बिल बन रहा है इसका, ठीक, 5 लाख पैकेट, कितने रुपए का एक है? टीडीडी माइनस होता है, उसको छोड़ देता हूं मैं। 5 लाख पैकेट 16 लाख के हिसाब से 80 लाख रुपए बन गए। 16 5 80 तो होता है, ये लो 80 लाख रुपए का बिल बन गया। कितने का? होलसेलर इनका आपस में चलता है, आप देखते होगे रिटेलर को पहले होलसेलर सामान पहुंचाते रहता है, पेमेंट 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में होती है, ऐसा होती है नहीं होती? तो होलसेलर भी सामान लेके आने लग गया, ट्रक रक भरा आ रहा है, उसे पता है मैन्युफैक्चरर को हमारा तो ऐसे चलता है, कभी 15 दिन में पैसा देता है, कभी 20 दिन में, कभी 1 महीने में, कभी 1.5 महीने में। लेकिन यार बिजनेस करने के लिए ना पैसा जो है वो फंसना नहीं चाहिए मार्केट में। जैसे मैं हूं मैं सामान उधार में बेचता हूं लोगों को, क्रेडिट में सामान बेच रहा हूं। मान लेते हैं मैंने एक मोबाइल की शॉप खोली, बढ़िया आया, 200 मोबाइल लाके शुरू में वहां रखे, उधार में भी बेचता हूं मैं, क्रेडिट में, इंस्टॉलमेंट में, 200 के 200 मोबाइल एक ही दिन में बिक गए क्रेडिट में। पैसा उधार में आएगा, किस्त आएंगी धीरे धीरे। अब आज अगला सामान कहां से खरीदूंगा? तो पैसा फंसा रहना मार्केट में दिक्कत होती है। क्रेडिट में बेचो आप, क्रेडिट देखो, मॉडर्न इकोनॉमी ही क्रेडिट पे टिकी हुई है। आधे भारत के आईफोन हो गए, गाड़ियां हो गई, मकान हो गए, सब उधार में तो हैं। अगर तभी तो इतनी सेल्स आज के जमाने में हो गई। पहले पूरे मोहल्लों में 1-2 गाड़ियां दिखी करती थी, अब हर घर में गाड़ी है। क्यों? क्योंकि इतना आसान से फाइनेंस मिल जा रहा है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन की वजह से ही तो इतना वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ा है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अब वाली कहानी खत्म हो गई, कृपया उधार मांग के शर्मिंदा ना करें, बिक्री नहीं होगी ऐसा लगाओगे तो। अब उधार देने का ही जमाना है, लेकिन पैसा फंस जाएगा तो आप अपना बिजनेस आगे कैसे बढ़ाओगे? जैसे मैं बोल रहा हूं, मैंने मोबाइल की शॉप खोली, सारे चले गए लोग, अब आगे कहां से लाऊं फोन? फिर पैसा चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पैसा ज्यादा देर मार्केट में फंसा, इनका आपस में चलता है, इसे पता है कि 15-20 दिन में दे जाएगा, क्या पता कभी देर होगी तो 1-1.5 महीना हो गए। तो देखो, मैं होलसेलर जा रहा अपना ट्रक भर के, कितने का बिल बना भाई का? 80 लाख का। मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं होलसेलर को रोक रहा हूं, ध्यान से सुनना है पे, मैं होलसेलर को 1 मिनट रोक रहा हूं, बोला भाई जाने से पहले एक बात और सुन, 80 लाख का तुम्हारा बिल है, अगर तुम अगले 10 दिन में पैसे देने आ जाते हो, कितने देर में? अगर आप 10 दिन में अगले पैसे देते हो तो मैं इस 80 लाख पे भी तुम्हें 5% डिस्काउंट देने को तैयार हूं। 80 लाख का 5% होता है 4 लाख की और छूट मिल जाएगी। क्या बड़ा अमाउंट है? बहुत होता है 4 लाख रुपए। मैंने क्या कहा? ट्रक भर के ले जाओ, वो ठीक है, वो तो सबको दे रहा था ना मैं लिस्ट प्राइस पे। अगर तुम 10 दिन के अंदर अंदर पैसा दे देते हो तो मैं आपको इस 80 लाख पे 5% और डिस्काउंट दूंगा। अगर वो पैसे देने आया तभी तो होगा। मान लो 10 दिन के अंदर पैसे देने आ गया, मान लो 80 लाख नहीं हुए, उसके बाद 40 ही लाख भी देने आया, तो जितना अमाउंट देने आएगा उसको 5% छूट दोगे नहीं दोगे? आपने कहा है कि 10 दिन में अगर पैसा देने आओगे तो जितना पैसा लाओगे उसका 5% छूट दूंगा। यही सीडी है। कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है ताकि जल्दी पैसा आए। पैसा अलग अलग पर्पस है। वो किसके लिए होता है? बल्क सेल के लिए, ज्यादा से ज्यादा बेचा जाए। ये किसके लिए है? प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब पेमेंट जल्दी आए, पेमेंट फंसे ना मार्केट में। अच्छा, और इसका नाम कैश डिस्काउंट क्यों है? देखना, इसका नाम कैश डिस्काउंट इसलिए है क्योंकि ये कैश से एसोसिएटेड है। जब पैसा लेके आएगा ना, उस समय जो डिस्काउंट देंगे उसे कैश डिस्काउंट कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? ये पेमेंट के साथ, कैश के साथ चल, इसीलिए मैंने कहा नहीं था कैश के साथ चलता है डिस्काउंट। क्या जब पेमेंट कर रहे होगे तब मिलने वाले डिस्काउंट को ही कैश डिस्काउंट कहा गया, इसीलिए इसका नाम ही क्या है? कैश डिस्काउंट है। अगर पेमेंट अगर नहीं करा तो इसने पेमेंट 10 दिन तक, तो इसको कोई कैश डिस्काउंट, 10 दिन के बाद भी करेगा तब भी इसे कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो मैं एक बार कैश डिस्काउंट में बात कर लूं। कैश डिस्काउंट डेफिनेशन लिखता हूं, इट इज अलाउड, ये दिया जाता है, इट इज एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। बहुत है, अपनी भाषा में कुछ भी लिख लो यार। ये कब दिया जाता है? पेमेंट करने के टाइम पे, जब पैसा दोगे। समझ आ गया? पर्पस क्या है इसका? टू प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी पेमेंट, इनिशिएट करें जल्दी से जल्दी हम पेमेंट को, पेमेंट जल्दी मिले, इसके लिए दिया जा रहा है। आ गया? अच्छा, इसका नाम कैश डिस्काउंट क्यों है?
नेम्ड एज कैश डिस्काउंट बिकॉज इट इज associated स्पेलिंग भूल गया, इट इज एसोसिएटेड विद द पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ कैश। समझ आ गया? ये लो, मेरी बात समझ में आई? लिखा है इसका नाम ही कैश डिस्काउंट इसलिए क्योंकि भाई अगर मैं किसी को पैसे देने जाऊंगा तो अगर उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया तो कैश डिस्काउंट है। अगर मैं उससे पैसे लेने, कोई मेरे को पैसे दे रहा है और मैंने उसे डिस्काउंट दिया पैसे देते समय, तो वो कैश डिस्काउंट। नाम ही हुआ, जब पैसा दोगे, अगर पैसे के साथ चल रहा है तभी कैश डिस्काउंट है, नहीं तो कैश डिस्काउंट। इसीलिए लिखा है नेम्ड एज सीडी बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ कैश। क्या समझ में आ गया? कितने टर्म पढ़े? एक ट्रेड डिस्काउंट, एक छोटी सी बात बताओ, टीडी होगा सीडी होगा, ध्यान से बताना। वही वाला फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब पता है ना? अपना खाता बंद करवा के आना। मैं अपने बगल की दुकान से उधार में सामान लेता था, 5,012 रुपये का सामान हुआ, मैंने उसे 5,000 रुपये दिए, कैश दिए, 12 रुपये मैं अपनी जेब में ढूंढ रहा था, उसने कहा रहने दो, मैं तुम्हारा खाता बंद कर रहा हूँ, 12 रुपये रहने दो, मत दो मुझे। क्या आपको डिस्काउंट मिल गया? कैसा डिस्काउंट है? पेमेंट करने गए हो तो कैश डिस्काउंट है। अभी इसमें बहुत सारी विवादित चीज़ें भी होती हैं। हाँ, अब तुमसे ऐसा एग्जांपल पूछूंगा, तुम बोलोगे समझ ही नहीं आ रहा क्या है। तुम विशाल मेगा मार्ट गए, आ गया? विशाल मेगावाट वाले जो डिस्काउंट देते हैं, क्या है वो? और क्या है तो फिर क्यों है ये भी बताना पड़ेगा। खाली क्या है से थोड़ी चलेगा। जब आप एक ऐसे भी देख सकते, पर्पस से भी हिसाब लगा जाए। जब हम विशाल जा रहे हैं तो वहां तो क्रेडिट का तो मामला चलता ही नहीं है, कैश ही चलता है वहां। क्या वो जो डिस्काउंट हमें दे रहे हैं वो इसके लिए दे रहे हैं कि हम जल्दी उन्हें पेमेंट करें? वो लिस्ट प्राइस पे दे रहे हैं, इतना % ऑफ ऑन द लिस्ट प्राइस, इसीलिए वो क्या है? टीडी है। नहीं तो अगर आदमी ऐसा सोचने लगे पेमेंट दे रहा हूं तो ये कैश डिस्काउंट है करके, वो टीडी हो जाएगा। तो ऐसे ये विवादित चीजें हैं, तमाम, इस पर कुछ आता नहीं। तो उम्मीद कर रहा हूँ ट्रेड डिस्काउंट और सीडी समझे। दिस इज अकाउंटेड, इसे अकाउंट करा जाता है। दिस इज अकाउंटेड, इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाता है। मेरी बात आप समझ गए? टीडी हम समझ गए, सीडी हम समझ गए। इनको किस नामों से लिखा जाएगा? जनरल एंट्री के लिए 2 तरीके से देख लेता हूँ, फिर हमें कुछ इसके न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जितने न्यूमेरिकल करा रखे हैं उतने बहुत है, ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। ये लो भैया यार, एक होगा डिस्काउंट अलाउड और एक होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। एक डिस्काउंट दे रहे होगे आप, एक डिस्काउंट, ये जरूर देख लेना। अच्छा, अगर मैं डिस्काउंट दूंगा किसी को तो खर्चा ही तो है, नुकसान नहीं मान सकते। नुकसान अलग चीज है यार। जैसे मैं मार्कर बेचता हूं तो मैं चाहता हूं कि मार्कर ज्यादा से ज्यादा बिके, आ रहा है ना? मतलब बेचते समय अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो डिस्काउंट तो सभी को देना पड़ता है, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। नुकसान थोड़ी कहेंगे इसे, हम क्या कहेंगे? एक्सपेंस। लॉस मतलब जो ऐसे ही हो गया, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है किसी चीज से, जिसके बदले कुछ नहीं आया। इस डिस्काउंट देने की वजह से तो हमारा सामान बिका ना। तो ये डिस्काउंट, हमारा डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चे को क्या करता है भाई? बढ़ाता है। और खर्चा बढ़ता है तो क्या होता है? तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट आपको देखने को मिलेगा। और कौन हमेशा डेबिट देखने को मिलता है? परचेज। क्रेडिट कौन देखने को मिलता है? सेल्स। परचेज हमेशा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। लिख देता हूं ये 2-4 चीजें, थोड़ा याद रखना। परचेज अकाउंट आपको हमेशा डेबिट देखने को मिलेगा, सिर्फ वो स्पेशल केसेस में छोड़ के। तो परचेज रिटर्न कहां होगा? आया? सेल्स आपको हमेशा कहां देखने को मिलेगा? तो सेल्स रिटर्न आपको कहां देखने को मिलेगा? अभी जब आगे को कहानी बताऊंगा तब याद रखना भाई। देखो यार, यही इनका काम है। मैं एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं, अगर आपको जर्नल आता है तो बहुत कुछ आ जाता है। परचेज हमेशा जर्नल में क्या होता है? तो लेजर में भी डेबिट होगा, ट्रायल बैलेंस में भी। अगर सवाल पूछ लिया गया कि कल के दिन परचेज अकाउंट का कैसा बैलेंस होता है, तो डेबिट ही बैलेंस होता है। यही खत्म होगी कहानी। अब आ गया? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं जर्नल में बहुत ताकत होती है करके। कल के दिन मैं इन चीजों को साबित करूंगा। जो जर्नल में डेबिट है वो लेजर में भी, वो ट्रायल बैलेंस में भी,
उसका बैलेंस भी, परचेज अकाउंट का कोई बैलेंस बोले तो डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स अकाउंट का कोई बैलेंस बोलेगा तो, परचेज रिटर्न का कोई बोलेगा तो, देखो परचेज का डेबिट है तो परचेज रिटर्न का क्या होता है, सवाल आ गया परचेज रिटर्न का कैसा बैलेंस होता है, डेबिट क्रेडिट बोथ या क्या, तो क्रेडिट बैलेंस। सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी क्योंकि इनकम है, तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होगा, डेबिट, सेल्स रिटर्न का बैलेंस बोलेगा तो डेबिट। अब लगाते चलो, कोई पूछ दे तुमसे कल के दिन डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस बताओ, डिस्काउंट अलाउड कहाँ आता है, तो डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस कैसा होगा, कोई बोलता है डिस्काउंट रिसीव्ड, अच्छा डिस्काउंट मिल, एक बात ध्यान दो, डिस्काउंट मिलना इनकम नहीं है यार, इनकम तो होता है जो पैसा मिल रहा है हमें। मैं कहीं सामान लेने गया, 1 लाख का सामान आ रहा था, उसने कहा 5,000 रुपये डिस्काउंट ले लो, 95 में ले जाओ, तो मतलब मेरा 1 लाख रुपए खर्च होने वाला था, लेकिन मेरा खर्च सिर्फ कितना हो रहा है, 95। आप समझ रहे हो ना, तो ये खर्चे कम होने की बात है, इनकम नहीं बोल सकते इसे आप कहीं से कहीं तक। अगर आपको कभी डिस्काउंट मिल रहा है तो एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, इनकम, कमाया है क्या, इनकम मतलब कमाया है क्या तुमने। ये जब आप सामान लेने गए 1 लाख का, उसने कहा 5,000 की छूट, जो खर्चा 1 लाख हो सकता था वो अब कितना होने वाला है, 95, तो 5,000 का एक्सपेंस कम हुआ है। एक्सपेंसेस कम होते तो कल के दिन आपसे कोई पूछ दे डिस्काउंट रिसीव्ड का क्या बैलेंस होगा, क्रेडिट। देखो अभी तो ऊपर ऊपर ही बता रहा हूं, अभी डेप्थ में बात नहीं करें, जब लेजर पढ़ाया जाएगा ना तब इस पर बात होगी, किस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा, किस अकाउंट का बैलेंस, तो डिस्काउंट अगर आप दोगे तो डेबिट, डिस्काउंट अगर मिलेगा तो क्रेडिट। ठीक है, अब पूरा का पूरा हमारा जनरल का चैप्टर खत्म हो चुका है। विच अकाउंट इज डेबिटेड क्रेडिटेड आ सकता है। 50 क्वेश्चन आज तो मैं लगभग भेजूंगा, ईमानदारी के साथ करके लाने हैं, अच्छे से बस एमसीक्यू लिख के लाना पे, समझ बनाते हुए, कोई दिक्कत तो नहीं। टीडी सीडी के 2 क्वेश्चन अभी अच्छे वाले हम कर लेंगे लास्ट में, ताकि ये खत्म हो जाए। ठीक है।